चलिए मंगलवार की सुबह और डे 2 है इस हफ्ते का, डे 2 है और हम पहुंच गए इस कारोबारी हफ्ते के मिड पॉइंट पे। जी हां, आज दरअसल वो पेनल्टीमेट सेशन है। कल हम लोग तैयारी कर रहे होंगे वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी। इंपॉर्टेंट दिन है। खुलते ही भारतीय बाजार आज उस ऑल इंपॉर्टेंट टीसीएस के रिजल्ट्स पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। आज हमारे और साथ साथ अमेरिका के वो ऑल इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। पर वीरू, ये जो इन्फ्लेशन के आंकड़े चाहे हमारा चाहे यूएस का, वो बाजार बंद होने के बाद आएंगे, तो उसकी तैयारी कल सुबह। जी, उसकी तैयारी कल सुबह। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, कहीं ना कहीं आज आशीष यकीन मानिए, चार्टिकली डेटा वाइज आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, कुछ देर में हम करेंगे बातचीत इसी पे, लेकिन एक बात देखते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पे ट्रैक होता हुआ सुबह से अगर आप देखें, जब आप इसे देख रहे हैं तो ये नीचे खिसक रहा है और इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो लगभग 162 अंक नीचे 17,580 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। और एक और चीज बात याद रखिएगा, हम काफी डीप डिस्काउंट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी स्पॉट जो है वो काफी नीचे खुलेगा। लगभग इस आंकड़े के मुताबिक आपकी जो स्पॉट की ओपनिंग होगी तो करीब आप समझ लीजिएगा कि 17,500 के आसपास हो सकती है। एशियन मार्केट्स में उतना बुरा हाल नहीं है। शंघाई को देखिए मात्र फ्लैट, हैंग सेंग फ्लैट, डाउ फ्यूचर्स हालांकि 104 पॉइंट नीचे कर रहे हैं। और देखिए मेरा सरोकार नेस्डेक फ्यूचर और डाउ फ्यूचर से ज्यादा है, क्योंकि अब तक हमको डर नहीं लग रहा था यूएस पर, स्पेशली डाउ के चार्ट्स को देखते हुए। हाँ, नेस्डेक का इंपैक्ट आईटी स्टॉक्स पे था, लेकिन डाउ जोन्स अब तक एक लेवल्स को होल्ड कर रहा था। कुछ देर में आशीष उस पर टिप्पणी करेंगे, निवेदी उस पर टिप्पणी करेंगे, बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे लालिमा है। बहरहाल आज इस कार्यक्रम में जो पैनल हमारे साथ जुड़ेगा वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, जो इस तरीके से हम आज क्रम में बातचीत करेंगे। देखिए, पहले नीरज जी की बात समझेंगे और कमेंट उनके समझेंगे यूएस मार्केट को लेकर क्या है। स्पेशली अगर आप देखें, राइजिंग इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स एक ऐसे कगार पे आ गया है, मेक और ब्रेक लेवल पे। तो नीरज जी की कमेंट्री, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि निफ्टी और निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या रखनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आज बहुत क्रिटिकल डे है। अभी तक इंडियन मार्केट्स ने यूएस मार्केट को आउट परफॉर्म किया, लेकिन हम आज ऐसे कगार पे खड़े हैं जहां हमें एक कॉल लेनी पड़ेगी कि ये बाजार बाय ऑन डिप्स का है या फिर सेल ऑन राइज का है, स्पेशली निफ्टी पर। उसके बाद बातचीत करेंगे एसेट बनस्पति से, उनसे करेंगे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड से बातचीत। आर्थिक राजधानी मुंबई से होंगे विलियम नील की मेरी जोशी, shmujashri.com की शमिला जोशी हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही साथ राजेश सतपुते.com की राजेश सतपुते, प्रकाशकाबा.com की प्रकाश काबा, सिंथी मजमन के आशीष चतुर्मुथा, एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया और कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। मानसजयसवाल.com के मानस जयसवाल भी होंगे और कोलकाता से होंगे हमारे साथ रजत की बोस.com की रजत की बोस। और टीसीएस के नतीजों को समझाने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर आईटी एनालिस्ट ओमकार तंसाली मौजूद होंगे। हाशिदा से जानेंगे एग्जैक्टली अगर आप देखें आज टीसीएस के नंबर्स कैसे रहे और उनसे स्टॉक्स इन न्यूज का अगर आप देखें क्रम जानेंगे और सुन बताएंगे आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। लेकिन आशीष, यूएस मार्केट ने कल काफी स्ट्रांग मैसेज दिया, डे लो पर जाके यूएस मार्केट कल क्लोज हुए। वीरू ने मल्टीपल टाइम मेंशन कर दिया है स्ट्रांग मैसेज यूएस से। तो कई दिनों से हम लोग क्या कर रहे थे, पोल एंड फ्लैग पैटर्न की बात कर रहे थे और कल एक सवाल छोड़ गए थे वीरू कि इस फ्लैग का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। तो अब जरा वीरू से चार्ट्स पे आगे बातचीत करूंगा, नीरज जी से कमेंट्री पे बातचीत करूंगा। पहले कल का भारतीय बाजार दिखाइएगा। कल क्या हुआ था, कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच में कमजोर शुरुआत हमारी इक्विटी मार्केट से होती हुई नजर आई। निफ्टी में 2.5% का दबाव था, वॉलेटाइल थे, दिन भर कह लीजिए बियर ग्रिप में थे। तो कंसोलिडेशन हो रहा था एक नेगेटिव बायस के साथ इंडियन इक्विटी मार्केट्स का। पर निफ्टी बैंक, जैसे कहा भी गया था कल सुबह की कमेंट्री में, एक शेड बेटर, निफ्टी बैंक में रिलेटिव एक आउट परफॉर्मेंस नजर आया। ब्रॉडर मार्केट्स, वो मिड कैप इंडेक्स कल भी मजबूती के साथ, कल भी आउट परफॉर्म करती हुई पॉकेट नजर आई। इन सब पर डिटेल में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आज के ग्लोबल क्यूज। वीडियो ने बता ही दिया, यूएस मार्केट्स में पेन था, यूएस फ्यूचर्स दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। तीनों बेंचमार्क्स में पेन, 1.25 से लेके 2.25% तक की कमजोरी थी। नैस्डैक में फिर वो अंडर परफॉर्मेंस और कंटिन्यू हुआ और स्टार्क था। पर कहने वाली बात है, वैसे अक्रॉस बेंचमार्क्स पेन था यूएस में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तब और अब दिखाइएगा।
वो इंपॉर्टेंट इसीलिए है, कल मंडे को जब हम कमजोर थे क्या डाइजेस्ट करके गए थे, आज सुबह कितनी तस्वीर बदल गई है। तो ये तीनों फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर है, हमने कहां छोड़े थे, आज कहां खड़े हुए हैं। इस फ्यूचर्स में कल का एक्चुअल सेशन भी हो गया, आज सुबह जो फ्यूचर्स के मूव आ रहे हैं वो भी कैप्चर हो गए। तो वीकनेस है, उस वीकनेस को हमको आज डाइजेस्ट करना है। पर इसके बाद वाली प्लेट लेकर आइएगा, उसमें अब आपको कंसर्न्स नजर आएंगे। जो इन्होंने बात छेड़ दी थी, वो डॉलर इंडेक्स 100 के लेवल्स के ब्रीच करता हुआ, वो बॉन्ड यील्ड 2.8 के लेवल्स के ऊपर इस समय कामकाज करती हुई। तो इस तरह से वो अब फेड के एक्शंस के कंसर्न्स आपको अक्रॉस एसेट क्लासेस नजर आएंगे। हाँ, एक ही रिस्पाइट है क्रूड, और वो रिस्पाइट है कि चाइना के और कंसर्न्स ऐड हो गए, वो अपनी जगह डबल डिजिट पे, लेकिन हाँ ब्रेंट का भाव इस समय आपको सुबह नजर आएगा। अच्छा खासा पेन, और आंकड़े तो आज शाम को आने हैं। ये उस आंकड़ों से पहले की पोजीशनिंग है क्या? हाँ, उससे पहले की पोजीशनिंग है, और लार्जली आप देखिए सारे सेट क्लास में ऐसा हुआ है। इक्विटीज गिरी है, बॉन्ड गिरे हुए हैं, मेटल गिरे हुए हैं, क्रूड गिरा हुआ है। केवल इसका एक एंटी है कि नेचुरल गैस बहुत भाग गया है, कल 13 साल की ऊंचाई पे चला गया। तो वो इसलिए क्योंकि क्रूड की सप्लाई में दिक्कत है, तो नेचुरल गैस जो यूएस एलएनजी निकल रही है उसका दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो भी नई दिक्कत, वो हमारे लिए और नई समस्या है कि एनर्जी की प्राइस बढ़ रहा है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि वो मार्केट अपने आप को पोजीशन कर रहा है, एक्सपेक्टेशन है शायद 8.4 नंबर आएगा, कुछ लोग करें 8 भी आ सकता है, 8.4, लेकिन इसके बीच में कहीं पे आएगा। हायर साइड में इसलिए, क्योंकि जो इससे पहले की फ्रीक्वेंसी डेटा है, चाहे वो सेल्स का रहा हो, रिटेल का रहा हो, जॉब का रहा हो, वो सब बहुत बढ़ के आए थे। तो सिंपली एज्यूम कर सकते हैं आपकी 8.5 के आसपास आएगा। तो उसकी वजह से मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है कि अब ये नंबर कंफर्म बार बार कर रहे हैं कि मई फर्स्ट वीक की बैठक में फेड अच्छे से नाम भी बढ़ाएगा, ब्याज दर भी बढ़ाएगा, और बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्ट करने का ऐलान भी करेगा कि वो $90 बिलियन हर महीने करेंगे, 3 महीने में खत्म करेंगे। तो उसकी वजह से आप देखिए सारे सेक्टर क्लास में वीकनेस देखने को मिल रही है। बॉन्ड यील्ड भी वैसा इशारा कर रही है, डॉलर इंडेक्स भी वैसा इशारा कर रहा है। कमोडिटी प्राइसेस में जो गिरावट आई है वो दूसरी कहानी जो चाइना में शुरू की है ना, उसकी वजह से कि डिमांड गिर सकती है, इसलिए क्रूड नीचे। एनर्जी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जो कहा था कि हम एसपीआर से 120 मिलियन क्रूड ऑयल छोड़ेंगे, वो डिस्काउंट हो चुका था, 102-103 पे डिस्काउंट हो गया। लेकिन अब ये नया समस्या चीन की तरफ से डिमांड कब आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन में चले गए, लॉकडाउन में चला गया, कोई समझ दिख ही नहीं रहा कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम पोर्ट एयरपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन थोड़े से हल्के रखेंगे, लेकिन नागरिकों के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन। जब गाड़ियों में मूव करेंगे तो पेट्रोल डीजल क्या होगा। आप कार सेल्स का नंबर देखिए, 13-14%, 11-12% नंबर गिर गया है। टेस्ला की फैक्ट्री बंद है, टोयोटा की फैक्ट्री बंद है, काम नहीं हो रहा वहां पे मार्च से। तो उसकी वजह से क्रूड नीचे आया है। ये क्रूड की गिरावट बहुत शॉर्ट टर्म की है, बहुत फौरी है, इसलिए बहुत खुश नहीं हो रहा था कल की क्रूड गिर रहा है तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि पलट जाएगा। तो उसकी वजह से नॉन फेरस मेटल पे आप देखिए एल्यूमिनियम के प्राइस तेजी से गिरे, कॉपर गिरे, निकल गिरे, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है अगर वहां से दिक्कत आ रही है तो डिमांड नीचे आएगी। तो इसलिए सारे एसेट क्लास में आप एक तरह से देखिए कमजोरी है, और मार्केट उसको अच्छे से एज्यूम कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। तो इससे आपको बाजार कमजोरी के साथ ट्रेड करते हो। अच्छा, सबसे बड़ी ये सब कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये डेरिवेटिव्स है। असली कहानी है पैसा निकल रहा है मार्केट से। अब जो लिक्विडिटी ठोस के भरी गई थी मार्केट में, अब वो धीरे धीरे हल्की होगी। तो जब पैसा ही नहीं है तो कोई भी चीज कितनी सस्ती हो या महंगी हो, हमें क्या फर्क। सालों की जब पैसे नहीं जेब में तो हम क्या करेंगे। तो ये जो लिक्विडिटी अकाउंट है ना, ये है असली खेल। और ये पता था, तो ये पता क्या कि उसकी तैयारी नहीं करी थी, हम तैयारी तो की थी, लेकिन अब वो सच का सामने का समय आ गया है। हाँ। और वीकनेस देखिए, 4 हफ्तों के लोस पे यूएस मार्केट, वहां पे जो 11 जो सेक्टोरल पॉकेट्स थी, सब इन रेड ट्रेड करती हुई नजर आई। और आज शाम को जो यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़े आने 8.4% पे, 1981 दिसंबर के बाद से, यानी कि हम में से कई लोगों ने इस तरह की स्टडी नहीं देखोगे, बॉनी 1981 के बाद कई लोग हुए होंगे, इस तरह की महंगाई नहीं थी जो आज शाम को वो आंकड़े आने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो आंकड़े यूएस इन्फ्लेशन के। हमारे भी आएंगे वैसे आज शाम को सीपीआई, हमारा भी 6% के ऊपर लगातार 3rd स्ट्रेट मंथ नजर आएगा। तो ठीक है, ये महंगाई है जो अब दिक्कत करने वाली है। वीरू से लेकर अब पहले समझ लिया जाए वो डाउ का चार्ट, क्योंकि हम लोग रोज बहुत क्लोजली उस चार्ट और उसके मूव को मॉनिटर कर रहे थे। वीरू, क्या हुआ उस पोल और फ्लैग पैटर्न का? कल की वीकनेस से कुछ दिक्कत एस्केलेट हो रही है, क्या हो रहा है?
जी हाँ, देखिए आशीष गुरबानी का एक तो डाउ फ्यूचर्स नीचे और साथ ही साथ यूएस मार्केट ने उस अपनी ट्रेजेक्ट्री को वॉलेट कर दिया। आई मीन जिस ट्रेजेक्ट्री को आपने एक काफी समय से मेंटेन किया था, आप समझ लीजिएगा कि इस ट्रेजेक्ट्री में यानी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाद ऊपर यूएस मार्केट 21 मार्च से लेके वो 3 दिन का वाइल्ड स्विंग था ना जो आशीष, 16 मार्च, 17 मार्च और 21 मार्च के वाइल्ड स्विंग के बाद आपने एक ट्रेजेक्ट्री डिटरमाइन कर रखी थी, आप उसको होल्ड कर रहे थे अगेंस्ट ऑल ऑड्स, लेकिन फाइनली उसने आपने उसको ब्रीच कर दिया और बिटवीन 33,400 और करीब 34,400 के बीच में अपने टाइम स्पेंड काफी नहीं किया है वो 3 वाइल्ड स्विंग। तो डाउ फ्यूचर्स का आज नीचे होना थोड़ा सा एक वेटेज रखता है और कल ये एक सीरियस ब्रेकडाउन माना जाएगा आशीष, और स्पेशली इस बात को देखते हुए कि 115 पॉइंट नीचे आपका डाउ फ्यूचर्स है। वहां नैस्डैक ऑलरेडी कमजोर था और S&P 500 में काफी वीकनेस आ गई है आशीष। तो यस, यूएस मार्केट से हमारे पास आज काफी नेगेटिव व्यूज है आशीष। मार्केट से काफी नेगेटिव क्यूज और वही नेगेटिव क्यूज आपको एसजेएक्स निफ्टी पे हावी होते हुए नजर आएंगे और ये कह रहे थे क्रूड की कमजोरी पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करूंगा, कच्चा तेल $100 के ऊपर वापस है। 100.2 लास्ट एक मैंने चेक करे तो एक बार दिखाइएगा ब्रेंट, हाँ 100.1 100.2 के लेवल्स पे आ गया है। तो डबल डिजिट रिस्पाइट कहने के लिए थी और रिस्पाइट भी अब नहीं रह गई है हमारे लिए। अच्छा वो मैं वीरू के पास जाऊं मार्केट्स की आज की कमेंट्री पर, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पर। कल वो ऑल इंपॉर्टेंट मोदी जी और बाइडेन साहब की वो मीट थी और लक्ष्मण अदालते उन्होंने एजेंडा में यूक्रेन ऐड करा था, हमारे एजेंडा में यूक्रेन नजर नहीं आ रहा था। हुआ क्या, कुछ निकल गया है ऐसी? नहीं, बहुत कंस्ट्रक्टिव बात हुई है और अमेरिका देखिए ये चाहता था कि हम लोग रशिया से कम इंपोर्ट करें ऑयल का जो है, लेकिन भारत ने अपना रुख सामने रखा और स्ट्रेटेजिकली उनको बताया, तो बात बहुत पॉजिटिव नोट पे बहुत अच्छी हुई और भारत ये करता रहेगा। बाकी और तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई और बाइडेन साहब ने कहा कि हमारे संबंध और बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन जो असली कोर इशू था जिसपे हम लोगों को लग रहा था कि इस पे क्या कहेंगे, उस पर उनकी इच्छा तो है कि इंडिया कम करे, लेकिन इंडिया ने अपना पक्ष रख दिया कि हमारे लिए कितना जरूरी है एनर्जी सिक्योरिटी, और आप भी तो कर रहे हैं, तो यूएस भी तो अभी कर ही रहा है ना। और अब तो 2+2 डायलॉग कंटिन्यू हो रहा होगा, बातचीत हो रही है। तो ठीक है, कल की मीट का अपडेट आता हुआ। अच्छा एक क्विक अपडेट और, वो ट्विटर के बोर्ड पे इलॉन मस्क साहब नहीं जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है हॉस्टाइल टेकओवर हो सकता है, इससे ज्यादा बोर्ड पे होते तो 14.9% पे स्टेक रुक जाता। ठीक है, तो अच्छा वीरू साहब क्विकली समझ लिया जाए कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, क्योंकि आप सब वो बहुत क्लोजली मॉनिटर और सुनना चाहते होंगे। वीरू, खराब ग्लोबल क्यूज और कल सब लोग 17,600 18,000 के बैंड की बात कर रहे थे। जब आपसे शुरुआत में बात हुई तो आपने कहा था भाई 20 डीएमए की लाइकलीहुड है, 17,400 तक के जोन नजर आ सकते हैं। हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं वीरू। वो चैनल जो ज्यादातर बाजार मान के चल रहा था उसका तो एक ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे अप्रोच करो निफ्टी को, आपकी डेटा की रीडिंग क्या कह रही है? देखिए आशीष, 2-3 चीजें हैं की जिसको ट्रेड करते हैं ध्यान देनी है। यूएस मार्केट में वीकनेस और जो फनी मैसेज था कल डाउन ने दे दिया, पहली चीज ये। दूसरा, आपके F2 यानी FIS फिर से सेलिंग मोड में आ गए हैं। दूसरी चीज ये, और तीसरी बात ये है कि अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो अभी भी मैं कहूंगा, जो आपने सुबह बहुत अच्छी बात कही थी कि वीक 2 चीजें हैं और वो है एक H2 और आपका IT। अदरवाइज इसके बहुत वीक पॉकेट्स बाजार में अभी तक नहीं है। ये 3 बातें अपने ध्यान में रखिएगा। और चौथी बात जो सबसे बड़ी बात है कि यूएस मार्केट ने कल 200 डेमा तोड़ा और आज आप भारत में अगर आप देखिए निफ्टी की बात करूं, अभी आप खड़े हैं 10 डेमा में, तो आपके और यूएस मार्केट के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। अभी आप इंडियन मार्केट्स को वीक नहीं कह सकते, वीकनेस अब आएगी अगर आनी है तो ये जो मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं ना, इसलिए तैयार कर रहा हूं क्योंकि हम अब कुछ क्रिटिकल एवरेज के नीचे से ट्रेड करना शुरू करेंगे, जाएंगे पॉसिबल 20 डेमा कुछ होने के लिए, तो थोड़ा सा अगर आप देखिए प्रिपेयर्ड रहिए। कल हमारी अप्रोच थी, मैं कल भी कह रहा था आपसे कि जब तक 630 670 वॉलेट नहीं होगा बाजार पुल बैक देगा। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। कल भी यही हुआ आशीष, एग्जैक्टली 9:45 बजे जब आप और मैं थे स्क्रीन पे 630 670 ने 100 पॉइंट का पुल बैक जनरेट किया और आप कहां गए? आप इस चार्ट को मत ले गए प्लीज, इस चार्ट को मत ले गए, इसको मैं बाद में डिफाइन करूंगा। हम कहां गए? हम गए 780 तक। वो क्या था? वो कॉल राइटर का सबसे बड़ा जोन था। डायरेक्टर साहब इस चार्ट को हटा लीजिए। हाँ, वो कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन था, तो आपको एक ट्रेड मिला 100 पॉइंटों का। लेकिन
आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें, पहले आप लेके आइए वो चीज जो कि मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। आशीष देखिए, आशीष कैसे एफआईएस के आंकड़े गंभीर हो रहे हैं। पहले कुछ सेशन से उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट किया और लॉन्ग्स को अनवाइंड किया, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे उनकी कैश में सेलिंग बढ़ रही है। 1145 करोड़ रुपए का कैश बेचा। इसके अगेंस्ट जो डीआईएस का पैसा था वो आधे से भी कम था, तो वो रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया, डाउनसाइड प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इंडेक्स फ्यूचर्स में आशीष, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ वॉलेटिंग 10 डेमा एंड टचिंग 20 डेमा, तो इसलिए डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। 2166 करोड़ रुपए की सेलिंग, लॉन्ग काटे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट्स ह्यूज, और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे, दैट्स ऑल्सो ह्यूज। यानी बड़ी मात्रा में लॉन्ग्स को अनवाइंड किया और शॉर्ट करे। स्टॉक फ्यूचर्स 916 करोड़ का बेचा, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, दैट्स ह्यूज। ये भी अगर आप देखें काफी खराब है। और एक और चीज आशीष देखिएगा, लॉन्ग कॉल काट ली उन्होंने, लॉन्ग कॉल यानी तेजी, 30,000 लॉन्ग कॉल काट ली और बहुत साइजेबल पुट शॉर्ट नहीं आई है, मात्र 8,200। तो आप एफआईएस के स्टैट्स को जितना नेगेटिव मान सकते हैं वो उतना है, पहली बात। अब जरा वो लेके आइए चार्ट जो हम देखना चाहते थे। डायरेक्टर साहब अब वो चार्ट फायर कीजिएगा। आशीष, मैं अब तक इंडियन मार्केट्स को वीक क्यों नहीं कह रहा था, क्यों इसे बाय ऑन डिप्स की हम संज्ञा दे रहे थे, ये रहा वो। अभी तक आपने 10 डेमा भी वॉलेट नहीं करा है। इवन लास्ट 3 सेशन में आपका लो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो H2 और H2 माइनस जो कैंडल है ना आशीष, वो देखिए जो गैप, आप उस गैप के लोअर एज को रिस्पेक्ट दे रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, ये लोअर एज और ये गैप और 10 डेमा ये वॉलेट होता है तो 20 डेमा की पॉसिबिलिटी बहुत बन जाएगी। 20 डेमा प्लेस्ड है आपका 17,450 पे, और उसके नीचे आपका जो 50 और 100 प्लेस्ड है आशीष, वो है 17,300 पर। अब आइए ऑप्शंस की प्लेसमेंट पर। निफ्टी की कॉल्स और पुट्स लेके आइए। कल स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग, मैंने क्लोजिंग में कहा था कि मैं ट्रेड नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मेरे को रिवॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा। 17,800 की कॉल का आउटस्टैंडिंग हुआ आशीष, पहुंच गया 56 लाख, और कल वहां पे करीब 14 लाख और 17,700 पे करीब 18 लाख कॉल बिकी। यानी 17,800, 17,750 जो हम 780 तक घूम के आए, वो यही कारण था। लुक एट द कॉल राइटिंग क्वांटम आशीष, 1 करोड़ कॉल खड़ी हो गई है। यानी आपका ऊपर की तरफ 17,750 और 810, ये एक बहुत टफ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और आशीष एक और चीज देखिए, 17,600 की पुट राइटर बाहर निकल रहा था, 17,500 का पुट राइटर अब 41 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ लेके खड़ा है, और 17,400 की पुट में बहुत कम हुआ खड़ा है। जरा पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स आपको एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करेंगे कि बाजार में हो क्या रहा था और ऑप्शन राइटर्स किस तरीके से अपने आप को प्लेस कर रहे थे। ये पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आया है, और आप ये देखिए किस तरीके से 18,000, 17,900 और 17,800 पे कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं। ये देखिए वाइल्ड कैंडल्स, और नीचे अगर कोई पुट साइजेबल ओआई होल्ड करती है तो वो है 17,400 की और 500 की। और एक और बात याद रखिएगा, 17,500 की पुट मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी बड़ा ओआई होल्ड करती है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज अवॉइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि समझदारी उसी में ही है, क्योंकि आपका सब्सटेंशियल गैप डाउन होने जा रहा है बिलो 10 डेमा। रणनीति लेके आइए। 590 के नीचे, ये मेरा कल भी रुख था, अगर जाए तो तहजीब से शॉर्ट कीजिएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि एक सब्सटेंशियल गैप डाउन मिल रहा है। 590, 610 के नीचे जो लॉजिकल टारगेट है आशीष, वो है पहला 17,500। वो क्या है? वो आपका सीरीज का बेस है। वो क्या है? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई पुट ऑप्शन जोन है। और दूसरा लॉजिकल टारगेट है, और वो है 17,440, 17,423। ये क्या है? ये आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसको शॉर्ट का टारगेट मान के शॉर्ट कीजिएगा, और अच्छा रिवॉर्ड ना दिखे तो मत शॉर्ट कीजिएगा। हमारे हट से काम नहीं चलेगा, जो बाजार दे रहा है वो लेना पड़ेगा, ठीक है? तो टारगेट आपको मैंने बता दिया। दूसरी बात याद रखिएगा, किसी भी शॉर्ट ट्रेड पे एक लॉजिकल स्टॉप लॉस वही होगा 610, 620, 630 आशीष। वो निकल जाए, 10 डेमा रीगेन करने लगे निफ्टी, तो प्लीज कम आउट ऑफ योर शॉर्ट। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप एक बहुत छोटे से ट्रंकेटेड वीक में ट्रेड कर रहे हैं। एक और चीज आशीष, वो कैंडल जरा दोबारा देखिएगा, क्या थी वो? जरा प्लीज डायरेक्टर साहब वो चार्ट लेके आएंगे, देखिए वो क्या है। 1 अप्रैल का आपका कैंडल का लो है एग्जैक्टली 17,400, यानी 17,400, 17,440।
एक शॉर्ट का लॉजिकल टारगेट होगा और उसी के लिए प्ले करिएगा, अदरवाइज नॉट। क्योंकि अगर वो बहुत पास है गैप डाउन ओपनिंग के बाद, तो शॉर्ट का लॉजिकल टारगेट जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक मैच नहीं करेगा। आशीष, इससे बढ़िया कमेंट्री नहीं मिल सकती आज की बाजार के लिए आपको। तो कुछ क्रिटिकल एवरेजेस के नीचे एफआई स्टैट्स काफी निगेटिव, नीचे के स्तर जो है वीरू जो मेंशन कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है 17,440 423 के आसपास, जहां पे 20 डे ईएमए के जोन्स आते हैं। शॉर्ट्स तभी उठाइएगा, तभी लीजिएगा जब आपको एक रिवॉर्ड नजर आ रहा हो। थोड़ा सा अपना रिस्क रिवॉर्ड का असेसमेंट कर लीजिएगा। बाजार कोई कंपल्शन नहीं है ट्रेड लेने का, लेकिन वो लेवल्स हैं जहां तक बाजार शायद नीचे की तरफ सरकता हुआ नजर आए। वो कल भी मेंशन करा था कि वो आपने कि वो निफ्टी बैंक फिर भी एक शेड बेहतर नजर आ रहा है। इवेंचुअली हुआ यही, जब निफ्टी 2/3% का दबाव था, निफ्टी बैंक एक समय इन ग्रीन आने की कोशिश कर चुका था, फाइनली जरूर 1/3% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। अब तो खैर मूड ही बिगड़ा हुआ है। निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच करूं? हाँ आशीष, आप यकीन मानिए निफ्टी बैंक को शॉर्ट करते हुए मेरे को अभी भी डर लग रहा है, और इस इंडेक्स के लिए शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल करने में मेरे को डर लग रहा है। ठीक है, ट्रेडर चाहे कोई भी हुआ डर तो लगता ही है, चाहे आप शॉर्ट साइड पे खड़ो चाहे लॉन्ग साइड पे खड़ो। कल मेरी अप्रोच यही थी कि 37,500 का पुट राइटर बहुत कन्विक्शन के साथ खड़ा है, और 37,700 ट्रेबल होने लगे तो आपको 38,000 मिल जाएगा। और मेरा लेवल था नीचे 37,920, एग्जैक्टली इंट्राडे हाई वही था आशीष। हालांकि उसके बाद कोलैप्स हो गया। लेकिन आशीष आप एक बात देखिए, हम तमाम चीजें डिस्कस करते हैं, यूएस मार्केट ये क्रैक हो गया, वो क्रैक हो गया, 20 डे में वॉलेट हो गया, 200 डे वॉलेट हो गया, लेकिन आपको इस कैंडल में कोई भी कमी नजर आ रही है? नो, नॉट एग्जैक्टली। बस हुआ ये कि वो जनाब जो एचडीएफसी बैंक थे ना, उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक्स्ट्रा प्रीमियम इससे ले लिया। अदरवाइज कैन बैंक को देख लीजिए, आप एसबीआई को देख लीजिए, आप एक्सिस बैंक को देख लीजिए, किसी कसौटी पे अगर आप देखें कमजोर नहीं है। सेम इज द केस विद आईसीआईसीआई बैंक। तो पहली चीज ये है कि बतौर एक ट्रेडर शायद मेरे को हिचकिचाहट है इस इंडेक्स को शॉर्ट करने में। और क्यों? जरा प्लीज पुट राइटर के स्टैट्स लेके आइए आशीष। अच्छा एक काम कीजिए, पहले वो चार्ट दिखाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। और देखिए आवाज पे आपको ये चार्ट रोज मिलेगा, आप ठीक है, इसको रीड कीजिएगा, और इसे रीड करके ही देख कर ही आवाज पे एग्जैक्टली अगर आप देखें, और पिरामिड्स को देखने के बाद ट्रेड कीजिएगा। आशीष देखिए क्या है वो, आपका निफ्टी एक तरफ गैप फिल कर चुका है H2 - 1 डे का, लेकिन बैंक निफ्टी उस गैप की लोअर एज को छूने के लिए गया भी नहीं। 37,200 पे आपका 10 डे में है, इसने उसको छुआ भी नहीं। तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंडेक्स जो कि एक तरफ 200 डे में वॉलेट कर रहा है, आप उसे वीक कहेंगे, लेकिन एक वो इंडेक्स जो अभी तक इवन 10 डे में नहीं छूने को तैयार है, आप किसी भी हालात में उसे कमजोर नहीं कह सकते, उसे वीक नहीं कह सकते। तो आशीष पहली चीज तो यह है कि बैंक निफ्टी वीक नहीं है, स्पेशली 37,000 37,200 यानी 10 डे में, और जब तक उस 37,000 के जोन के ऊपर है, इट इज नॉट अ वीक चार्ट, नॉट अ वीक अंडरलाइन। अब आइए जरा आप पिरामिड्स पे और ऑप्शंस के स्टैट्स पे। कल भी आप देखिए, आप जब आशीष पिरामिड्स देखेंगे ना, तो आपको फीलिंग आएगी कि जनाब कुछ तो है, कि 38,000 का कॉल लेटर है, 38,500 का कॉल लेटर है, लेकिन 37,500 पे और 37,500 के और 37,000 की स्ट्राइक्स पे पुट राइटर बड़े कन्विक्शन के साथ खड़े हैं। तो मेरी कमेंट्री के मुताबिक मैं इस इंडेक्स को अभी शॉर्ट नहीं करूंगा जब तक 37,000 37,200 का जोन वॉलेट नहीं होता। याद रखिएगा, मैं इसे शॉर्ट नहीं करूंगा। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे सकता है, और आप उस रिवर्सल में ट्रैप हो सकते हैं। स्पेशली अपनी गलती सुधारने का मौका आपको एक बड़े वीक में तो मिल सकता है, लेकिन एक छोटे ट्रंकेटेड वीक में नहीं मिल सकता। तो आशीष मैं अवॉइड करूंगा बैंक निफ्टी को 37,000 और 37,200 के ऊपर शॉर्ट करने में। और ड्यूरिंग द डे मेरा मानना है कि ये शायद इंडेक्स जो है वो पुल बैक दे सकता है। और वो भी लोग जो निफ्टी पर शॉर्ट कैपिटलाइज करना चाहते हैं, प्लीज मॉनिटर करिए निफ्टी बैंक। अगर निफ्टी बैंक 37,200 को कोलैप्स नहीं कर रहा है, तो आपको वहां की निफ्टी के शॉर्ट ट्रेड पे भी पैसा नहीं बनेगा आशीष। तो ऐसे मैं अप्रोच करूंगा निफ्टी और निफ्टी बैंक को। आशीष ब्यूटीफुल। तो निफ्टी की कमेंट्री के बाद निफ्टी बैंक कल सुबह भी मेंशन हुआ था, एक शेड बेटर नजर आ रहा है। आपने देखा दिन के दौरान किस तरह से एक रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक एग्जिबिट कर रहा था, और आज का जो वर्ड है कि शॉर्ट करने में डर लग रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ध्यान रखें स्ट्रेंथ है। एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, बाकी कई सारे दिग्गज जो है एक बेहतर पोजिशनिंग में नजर आ रहे हैं।
स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने की गुंजाइश बनती है जिसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। तो दबाव शायद आएगा निफ्टी बैंक में, वो दबाव को प्ले कर निफ्टी में, वो दबाव को प्ले करना निफ्टी के थ्रू ज्यादा बेहतर होगा। गुरु, हमने शुरुआत करी थी वो एक बड़ी पंचलाइन के साथ आपने कि बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज का बाजार। तो अब वो बाय ऑन डिप्स से सेल ऑन राइज का टेक्सचर आ चुका है, ये मान के चलो एटलीस्ट निफ्टी के लिए, है ना? फाइनल कंक्लूजन यही है निफ्टी के लिए 590 610 के नीचे डेफिनेटली, और रीगेन कर जाए तो प्लीज कम आउट ऑफ शॉर्ट। लेकिन आशीष, कभी भी एक बाजार बहुत वीक तभी पड़ता है, बहुत ज्यादा वीक तभी पड़ता है जब वो अपना राइजिंग 20 डे में, मतलब राइजिंग यानी जब आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिसाइसिवली वॉलेट हो जाए तो वो बाजार खराब हो जाता है। अभी तक वो नहीं हुआ है, लेकिन डर है आशीष। क्यों? क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच काफी नेगेटिव हो गई है, एफआईएस के आंकड़े काफी नेगेटिव हो गए हैं, और आपका डॉलर इंडेक्स जो आपने सुबह एक्सप्लेन भी किया वो थोड़े से अच्छे संकेत नहीं दे रहा आशीष। तो इसमें कोई शक नहीं, हर तरफ से क्यूज बहुत खराब है, एटलीस्ट ग्लोबल इक्विटीज से या ग्लोबल एसेट क्लासेस से। ये हो गई आज की बढ़िया कमेंट्री। खोल लीजिए फ्लोर, सारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, सबको दिखाइएगा। सबको गुड मॉर्निंग। और कुछ ही देर में हर्षदा रेडी होंगी, एक और बाजार के एक्सपर्ट रेडी होंगे। टीसीएस पे बहुत डिटेल में हम लोग कवरेज करेंगे क्योंकि आज उस रिजल्ट्स पे भी रिएक्ट करना है, और ये भी जानना है कि आज टीसीएस के रिजल्ट आउटलुक इतना स्ट्रांग है कि पूरे सेक्टर को अपने साथ मूव कर सकता है या नहीं, इस पे आगे बातचीत होगी। लेकिन पहले अब सब एक्सपर्ट से चर्चा कर ली जाए। आसित, D-1 पर अल्टीमेट सेशन कैसे प्लेस्ड है आप लोग निफ्टी बैंक में, और आपका प्रेफर्ड ट्रेड आज सुबह का? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग टू एवरीवन द पैनल। आशीष जी, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड काइंड ऑफ हेडिंग अपवर्ड, आई थिंक ये तो हमें अभी काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे मार्केट के। अगर आज के जो डेटा निकलने वाले हैं उसके बेसिस के ऊपर मार्केट काफी अच्छे से रिएक्ट करेगा। बट अगर हम इस इवेंट को भी थोड़ा साइड में डेटा के हिसाब से देखें, निफ्टी 9500 पॉइंट्स का प्रीमियम से हैज कम डाउन टू अराउंड 48। जो बाय एंड डिप्स का राशनल कल तक था, आई थिंक दैट हैज कम टू सेल एंड रैली, एंड सीपीआई लेवल इज 17,736, 748, 760। जब तक ये सीपीआई लेवल के ऊपर तक निफ्टी ट्रैवल नहीं कर रहा है, वी शुड नॉट बी बुलिश। Any rise, any kind of recovery should be used to go short, keeping this 17,750 as the stop loss. Now इसके पीछे दो तीन स्क्रिप्ट का अगर देखेंगे डेटा, उस हिसाब से अगर देखेंगे एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, these are the heavy weights, and वहाँ पे पुट रेटिंग का कन्विक्शन कुछ भी नहीं है। अगर निफ्टी का पुट रेटिंग देखेंगे दैट इज अराउंड 33 लाख वर्सेस 1.6 ईयर का कॉल रेटिंग। सो डेटा इज बेयरिश, बट of course none of us would know कि 150-60 पॉइंट का गैप डाउन मिलेगा। बट इस गैप डाउन के बाद अगर हम शॉर्ट अभी करेंगे, मे बी लिटिल डिफिकल्ट टू मेक मनी, थोड़ा वेट करना चाहिए रिट्रेसमेंट के, उसके बाद शॉर्ट जाना चाहिए। बट अभी मुझे लगता है कि मार्केट में लॉन्ग जाके पैसा शायद ना बने until unless there is some other news that is coming overnight and things like that, कि inflation का आंकड़ा and everything, but it's a sell and rally right now. मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी below 37,500 it is bearish. 37,000 में डेफिनेटली सपोर्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस 37,500 37,600 में अगर ये दो स्ट्राइक प्राइस देखें, these are like this two strike price and point of control in terms of the put rating. Put rating दो स्ट्राइक प्राइस में मिला के close to around 25 lakh है, which is 25% of the total put rating, around say 1 CR का put rating है बैंक निफ्टी में for tomorrow's expiry. अगर ये 37,500 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, I will kind of not be very bullish on बैंक निफ्टी, but having said that, इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 37,000 में, 37,36,900, यहाँ पे अच्छा पुट रेटिंग है। अगर बाजार खुलने के बाद if we see put raters are still convinced about the Riemann zone, then we can go long, but at the same time कोई भी राइज आएगा टुवर्ड्स 37,500, अगर उसको ब्रीच नहीं कर रहा है, देन बैंक निफ्टी में फॉर इंट्राडे वी कैन गो शॉर्ट। दैट इज व्हाट माय पर्सनल दिस थिंग इज। स्टॉक के हिसाब से आई वुड लाइक टू गिव टू ट्रेड्स इफ दैट्स ओके। फर्स्ट वन वुड बी ए कंडीशनल ट्रेड, दैट इज रिलायंस। रिलायंस अगर 2600 के नीचे ट्रेड करता है और स्लाइड्स डाउन बिलो 2600, आई थिंक इसमें काफी ज्यादा पेन रहेगा। रिलायंस में अगर जो हम डेटा देखेंगे 2600 के स्ट्राइक प्राइस में, देयर आर लाइक 20 लाख कॉल राइटिंग है वर्सेस 9 लाख पुट राइटिंग। 2620 2640 में द कॉल राइटर इज बिकमिंग 3 times ऑफ द पुट राइटिंग।
सो मुझे नहीं लगता कि रिलायंस इतना जल्दी ऊपर ट्रैवल कर सकता है, बिकॉज द कॉल लेटर्स आर इन द ग्रिप. वॉल्यूम इज डाउन बाय 21%. अगर ये देखें शॉर्ट बिल्ट अप हुआ है एंड एमएससीडी नेगेटिव क्लोज ओवर देयर आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो रिलायंस शुड बी द स्टॉक टू वॉच आउट फॉर. अगर 2600 के नीचे जाता है इसमें पेन डेफिनेटली और रहेगा. सो रिलायंस का 2580 का पुट हम ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑफ 35 फॉर ए टारगेट ऑफ 70. अगर गैप डाउन के बाद रिट्रेस होता है, अगर 2620 का स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर ए टारगेट ओवर 2560 2570 में भी, दैट इज द रेंज दैट आई एम लुकिंग एट. एंड सेकेंडली इफ आई मे गिव, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्टेड आई वुड लाइक टू गिव, दैट इज लॉन्ग सन टीवी with a stop loss of 520 for a target of 550. इसका 520 का कॉल with a stop loss of 18 for a target of 35. इससे कंट्रैक्टेड कंडीशन ये है कि ये 525 के ऊपर ट्रैवल करेगा या 5 मिनट के व्यू के ऊपर ट्रैवल करेगा. मुझे लगता है कि सन टीवी में जिस हिसाब से नीचे के लेवल में कॉल अनवाइंडिंग हुए 510 520 में, इनफैक्ट 530 में भी इसमें ट्रैक्शन हमें दिख सकता है. एंड इट्स स्लाइटली नेगेटिव बीटा काउंटर. It might be kind of I do not know what, but there is some inherent momentum that is definitely there, and IVs have gone up by around 10%. RSI is more than 70, and price and volume is higher the quarter. So initial dip जो भी मिलेगा because of the correction, first 50 minute का low term stop loss रख सकते हैं, and we can play long in Sun TV. But could be a risky trade because market is obviously kind of gapping down. But if market recovers, this will be the first stock to kind of pick up momentum in the upside. तो भाई क्लियर हो रहा है सबकी तरफ से, बाय ऑन डिप से अब हम सेल ऑन रैलीज की तरफ बढ़ रहे हैं. रिकवरी में बिकवाली करने के मौके, डेटा कमजोर है, ये वीरू की कमेंट्री में बहुत क्लियरली विजिबल था. असित के लिहाज से बैंक निफ्टी के लिए 37,500 के स्तर बड़े इंपॉर्टेंट. 37,500 के लेवल्स कल भी अपने इंट्राडे में डिफेंड कर रहे थे. उसके नीचे स्लिप हुए तो बैंक निफ्टी उनके लिए बियरिश कैटेगरी में चला जाएगा. रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2600 के लेवल्स, उसके नीचे जा रहा है तो शायद वीकनेस ग्रिप कर सकती है. और सन टीवी जो कल जाते जाते बहुत बढ़िया तेजी दे रहा था, दिन के हाईस पे बंद हुआ था, उसमें है असित का खरीदारी करने का मन. पालविया साहब गुड मॉर्निंग. पालविया साहब क्या ट्रेड है सुबह का? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आशीष जी देखिए गैप डाउन तो हम होंगे, लेकिन अब वो गैप में शॉर्ट तो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा. पुल बैक के बाद ही हम वापस वहां पे इनिशिएट करेंगे अगर कोई शॉर्ट का ट्रेड भी करना. लेकिन अभी जो हमें स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो बाय साइड का है, और उसमें हमें कैश सेगमेंट में सेंचुरी टेक्सटाइल पे हम बाय करने की सलाह देंगे. कल की क्लोज हालांकि 938 के आसपास इसके प्राइस थे कल की क्लोज पे. गैप डाउन अगर ओपन होता है, अगर ये 930 928 की रेंज में अवेलेबल होता है अगर ओपनिंग के बाद, तो यहाँ पे हमारी बाय करने की सलाह रहेगी. जिस तरीके से इसके सेटअप बने अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक में एक बुलिशनेस बनते हुए दिख रही है. एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट लास्ट वीक में इसमें विद वॉल्यूम एक्शन होते हुए दिखा है. तो ये एक दिखाता है कि स्टॉक में नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट हुए. हमें लगता है कि मार्केट जैसे ही लोअर साइड पे ओपन होने के बाद अगर थोड़ा भी पुल बैक का ट्रेड बनता है वहां से, तो सेंचुरी टेक्सटाइल में एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है. तो 930 के आसपास हम बाय करने की सलाह देंगे. स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 915 का, और अपसाइड में हमें लगता है इसके सेटअप के हिसाब से इसके टारगेट आना चाहिए करीब 970 से 980 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते. तो सेंचुरी टेक्सटाइल गैप डाउन अगर ओपन होता है 930 के आसपास तो बाय करने की सलाह रहेगी. से बाय सेंचुरी टेक्सटाइल्स. और याद रखिएगा कल क्लोजिंग के वक्त इस स्टॉक में काफी सब्सटेंशियल मूव आया था, और ये एक मात्र स्टॉक नहीं था रियल एस्टेट स्पेस से. आप जाइए पूरा का पूरा बास्केट उठा के देखिए. गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ डी हाइपर, ओबेरॉय रियल्टी डी हाइपर, सेंचुरी टेक्सटाइल्स डी हाइपर, और इवन रेमंड्स जिसमें आप देखें टेक्सटाइल, और साथ ही साथ आपका रियल्टीज भी अगर आप देखें एक्सपोजर है, वो स्टॉक भी 52 वीक हाई पे बंद हुआ. तो ये कल पूरा का पूरा रियल एस्टेट स्पेस बहुत स्ट्रांग था. अब रजत जी से बात करता है. रजत सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका. सर आपका आज का कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा, बताइए क्या चीज कर रहे हैं आप इस वक्त? क्योंकि मैंने एक कैश का स्टॉक चुना है जो कि मेरी पोर्टफोलियो में है. मैंने कुछ महीने पहले अपने क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया था. वो है एडवांस एंजाइम्स. एडवांस एंजाइम्स एंजाइम बनाता है फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए. तो दिस इज एक्चुअली कैटरिंग टू फार्मा, एफएमसीजी, ऑल दिस कंपनीज. इसका चार्ट पैटर्न में काफी हद तक टाइम फ्रेम के बाद में अभी रिकवरी दिखाते हुए कल जो मूव दिया था, कल 316 में बंद दिया है. तो मैं इसमें 308 के नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लॉस देता हूँ, और
ऊपर में 335 तक टारगेट रखा है, 325 और 335। मैंने अभी इंटरडे कॉल नहीं देखा है, तो इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म कॉल मानिएगा और इस हिसाब से इसको आपकी क्लाइंटों को रिकमेंड करो, मतलब रिकमेंड। एंजाइम्स, ये स्टॉक आपने रिकमेंड किया है, उनका डिस्क्लोजर है रजत जी का, उनके खुद के पोर्टफोलियो में अपने क्लाइंट्स को उन्होंने काफी समय पहले रिकमेंड किया था, कल डे हाई पर, और कल 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने टच करने की कोशिश करी थी। ओके, राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कॉल्यूशन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर सीमेंट सेक्टर पे है। ऑब्वियसली मुझे लगता है अगर बाजार 150-200 पॉइंट गैप डाउन होता है, 150-160 पॉइंट पर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, तो प्रोबेबली बाजार स्टॉल होगा और स्टॉक स्पेसिफिक आप देखोगे कि यहाँ पे एक रिकवरी हो सकती है। तो ऑब्वियसली मेरा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड का होगा। सीमेंट सेक्टर पर मेरी नजर है, उसमें से एसीसी मेरा आज का टॉप पिक होगा। कल का अगर आप ओवरऑल भी स्ट्रक्चर देखें एसीसी का, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। टेक्निकल इज राइजिंग वेज फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट कल इसने दिया है विद राइज इन वॉल्यूम ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं कैश में तो ऑलमोस्ट डबल है यहाँ पे वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं लगता है जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करेगा। एट द सेम टाइम अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा भी देखते हो तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा बढ़ा है। इट वॉज अप बाय रफली 22%, या इट वॉज 23%। तो इतना अच्छा डेटा होने के बाद मुझे लगता है कि एसीसी पे बाय कॉल तो बनता ही बनता है। तो एसीसी बाय रहेगा। 2245 के आसपास का कल का क्लोज, ऑब्वियसली गैप डाउन खुलेगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो लॉन्ग करे एसीसी, स्टॉप लॉस होगा 2210 का, टारगेट रहेगा 2300 इनिशियली, 2300 के बाद 2340। और एक्चुअली ये है कि ये जो कॉल हमने, सॉरी डिस्क्लोजर ये है कि ये जो कॉल हमने आपके साथ साझा किया, ये क्लाइंट के साथ भी साझा किया है, लेकिन यहाँ पे मेरी पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। सीमेंट स्पेस जो थी कल डोमिनेट कर रही थी मार्केट्स के मूव को। अंबुजा, एसीसी, ग्रासिम, इंडिया सीमेंट, सब में बहुत बढ़िया अट्रैक्शन, बढ़िया मोमेंटम बन रहा था। एसीसी आज का प्रेफर्ड ट्रेड। अच्छी बात यह है कि जब इस तरह के ग्लोबल क्यूज, एसजीएक्स निफ्टी में वीकनेस, लार्जली सब एक्सपर्ट्स अभी भी तेजी के कॉल ही ढूंढ के ला रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान तेजी का अब तक समझ पड़ता है। और बाकी आप देखेंगे तो एचडीएफसी ट्विंस, वो कुछ आईटी स्टॉक्स, उनके अलावा बहुत ज्यादा वीकनेस की पॉकेट शायद आपको नजर आए भी ना ऐसे। लेकिन चलिए, ये हो गई एसीसी प्रेफर्ड पे का। मैं मानस के पास जा रहा हूं। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी तरफ से आज का ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो एक सेल आइडिया है पिडिलाइट पे, और पिडिलाइट मैंने इसलिए सेल किया है क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले करीब 15-20 सेशन से स्टॉक लगातार हाई लेवल पे 2550 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। कल एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला, सपोर्ट ब्रेक हुआ 2480 का, उसके बाद 20 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए, उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली है पिडिलाइट में, वहां पर हायर वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा और डीप होगा। तो 2390 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे आप एक सेल कॉल ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 2476 पे रहेंगे। और डिस्क्लोजर ये है कि इसमें मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है। लेकिन माना जी, मुझे माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कन्विंस कीजिए, मैं सेल क्यों करूं पिडिलाइट आज, एक ऐसे दिन जब क्रूड 99 के आसपास है, 100 के नीचे आया है। थोड़ा सा कन्विंस कीजिए कि पिडिलाइट क्यों शॉर्ट करूं मैं। तो देखिए, ये एक प्योर टेक्निकल कॉल है, इससे क्रूड के प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका रीजन मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो देखिए, जब डबल टॉप बना हो, एक पुल बैक देखने को मिला हो 2150 से लेकर 2520 तक, उसके बाद 15 सेशन से स्टॉक 2550 के लेवल्स को ब्रेक ना कर पाए, और जब कल गिरावट देखने को मिले और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि 20 डे मूविंग एवरेज पिडिलाइट कोई भी स्टॉक के लिए बहुत अहम होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो आज मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि वीक मार्केट है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, और उम्मीद करिए कि शायद ये 200 दिनों मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करे। तो केवल एक करेक्शन के लिए सेल कॉल है। यहाँ पर ट्रेंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड या मीडियम टर्म ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, केवल एक मोमेंटम कॉल है। 2 दिनों के लिए या 1 दिन के लिए आपको सेल लेना है। 60 रुपए की मैं बात कर रहा हूं, तो केवल शायद 2 या 2.5% का डाउन साइड देखने को मिलेगा पिडिलाइट में। और रीजन है वीरू, मैंने वो पनौती नजर लगा दी। मैंने कहा सब एक्सपर्ट्स बाय बाय कर रहे हैं ऐसे कमजोर बाजार में, तो मानस ने ठोक दिया पिडिलाइट उठा के। तो पिडिलाइट में वीकनेस का ट्रेड आता है। वो सारे ट्रेड्स को मैं रैप अप कर दूंगा आगे, लेकिन गाबा सर के पास जा रहा हूं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड प्ले। आज सुबह एक लॉन्ग एक शॉट दिया था, अब शॉर्ट दूंगा, तो वो है एलएनटी टेक्नोलॉजी। यहां पर थोड़ी वीकनेस है, काफी हद तक 3 दिन से हम गिरावट देख रहे हैं। पॉसिबल कि और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं।
चांसेस है कि 4,600 भी देख सकते हैं। स्टॉप होगा 4860, टाइम स्टॉप है, बस उतना ही बहुत है। मेरे ख्याल से एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में थोड़ी गिरावट होनी चाहिए। TTS, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कल वो आईटी स्टॉक्स थे जो सबसे ज्यादा दबाव बनाने का काम कर रहे थे। टीसीएस के नंबर्स से पहले वो वीकनेस, टीसीएस के नंबर्स को ब्लेम करिए, दरअसल ग्रोथ स्टॉक्स को लेके जो वापस प्रेशर यूएस में माउंट हो रहा है, शायद उसने भी मूड बिगाड़ रखा। और लार्जली सारे वो मिड कैप आईटी स्टॉक्स सब दबाव के साथ कल ट्रेड कर रहे थे। वीकनेस सी इस पॉकेट में। सुबह गाबा सर ने इसी स्पेस से एलटीआई चुना था, अब एलटीटीएस की बारी। दोनों में इक्वाली करने की कॉल दरअसल गाबा सर की तरफ, सुबह मतलब मॉर्निंग कॉल में जब जुड़े थे, और इस समय लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज गाबा सर मान रहे हैं वीक नजर आ रहा है। मयूरेश, हाय, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, आपकी वो टेक्नो फंडा पिक टीम की तरफ से क्या है? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक स्टॉक्स पर इसलिए विजन रखना चाहिए, और हमारी ट्रेडर्स में टीम को पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से राइट्स ये स्टॉक काफी पसंद आ रहा है। आई थिंक 2-3 की वजह है। एक, आई थिंक जो ऑर्डर बुक है 5,200 करोड़ के आसपास काफी हेल्दी है, और रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छा खासा देता है अगले 2 से 3 वर्षों के लिए। दूसरा, इनका जो कंसल्टेंसी सेगमेंट है दैट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 35% ऑफ रेवेन्यू। ऑर्डर बुक 2,200 करोड़ के आसपास है फॉर कंसल्टेंसी विद द लार्जर ऑर्डर बुक, और मार्जिन इसके 40 to 45% के बीच में रहते हैं। टर्नकी का कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द सेगमेंट विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू रेवेन्यूज, ये डिमांड है, और इसलिए आई थिंक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन शुड बी फार बेटर इवन ऑन क्वार्टर एंड ईयर बेसिस। इन्होंने 2 से 3 मेट्रो के प्रोजेक्ट्स ये जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैक्शन आ रहा है। एंड बिकॉज इट्स एन एसेट लाइट मॉडल आशीष है, कंसल्टेंसी मॉडल है रेलवेज के लिए, एक्सपोर्ट के रेवेन्यू अच्छे खासे पिकअप हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन का डर होता है, ये कंपनी प्रॉब्ली डज नॉट गेट हिट बाय दैट, एंड देयरफॉर EBITDA मार्जिन का एक परफॉर्मेंस है 24 और 25% के बैंड में कि मेंटेन होने की पूरी क्षमता है। जो कैश ऑन बुक्स है 800-900 करोड़ के ऊपर है, उसके लिक्विडिटी 6 और 6.5% के बीच में मेंटेन रहेगी, विच ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द डाउनसाइड रिस्क। तो हमें लगता है कि ऐसे बाजार में आई थिंक यू शुड प्रॉब्ली बी फोकसिंग ऑन सर्टेन सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जहाँ पे इन्फ्लेशनरी रिस्क कम हो और अर्निंग्स का हिट शायद कम आएगा बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन ये तिमाही और अगले तिमाही। तो राइट हमारी पिक रहेगी, स्टॉप लॉस एट 255, टारगेट ऑफ 305। डिस्क्लेमर, पर्सनल होल्डिंग में बिल्कुल नहीं है, बट क्लाइंट्स को ये रिपोर्ट जरूरी है, क्लाइंट्स के पास होल्डिंग हो सकती है। राइट है टेक्नो फंडा पिक मयूरेश की विलियम ओनील टीम की तरफ से। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखिएगा, बाद में आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। असित ने शुरुआत करी थी, सन टीवी एक बाय कॉल है, पर असित ने कहा था रिलायंस को भी जरा क्लोजली वॉच आउट करेंगे, 2600 के नीचे स्लिप हुआ तो थोड़ी सी वीकनेस ग्रिप कर सकती है। पालिया साहब ने सेंचुरी टेक्सटाइल्स में खरीदारी करने की बात करी है 915 के स्टॉप के साथ। एडवांस्ड एंजाइम्स है आज का रजत दा का एक बाय कॉल, कैश मार्केट का स्टॉक है ये आज, 308 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पे अप्रोच करिएगा। सतपुर साहब कह रहे हैं एसीसी, कल सीमेंट्स में अच्छा मोमेंटम था, एसीसी उनका प्रेफर्ड पिक, 2210 का स्टॉप। मानस ने एक सेल इनिशिएट करा है पिडिलाइट पे, 2476 के स्टॉप के साथ बिकवाली करने के मौके, 2390 तक के टारगेट के लिए यहां पे अप्रोच करिए। गामा सर ने एलटीटीएस, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज में बिकवाली की बात करी है, 4860 के स्टॉप के साथ। और मरीश की जो टेक्नो फंडा पिक आज की है वो एक रेलवे की सरकारी कंपनी राइट्स, खरीद के चलिए इसमें 255 पोजिशनली है, स्टॉप लॉस के लेवल्स होंगे, लगा के रखिएगा आप। इस बीच चलिए एसजीएक्स निफ्टी एक बार स्क्रीन पर आएगा, 1% के दबाव के साथ आज मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत होने की इंडिकेशंस, वीकनेस है और कल वीकनेस को ड्राइव करा था आईटी ने, तो शायद कुछ हद तक टीसीएस के नंबर्स के आने की नर्वसनेस भी होगी। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी, टीसीएस के नंबर्स में क्या निकल कर आया उस पर बातचीत। सुमित स्क्रीन पर नजर आएंगे, ब्रोकरेजेस की तमाम रिपोर्ट जो आई है टीसीएस के नंबर्स पे बात, उस पर चर्चा होगी। है क्या ऐसा कुछ? ये टीसीएस को ऑर्डर देना चाहिए, तो ये एक्चुअली आशीष एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो टीसीएस का एडीआर था और इन्फोसिस के एडीआर में प्रेशर थोड़ा बहुत देखने को मिला है, तो उसका कितना रिफ्लेक्शन आज ओपनिंग हमारे दबाव, हमारे एक्चुअल सेशन में दबाव रिफ्लेक्ट हो रहा है या नंबर्स का मूड रिफ्लेक्ट हो रहा है, पता नहीं। मयूरेश छोड़ दिए रंगसाज साहब को, मयूरेश क्विकली आप बताइए
नंबर्स कैसे लगे? नंबर्स तो ठीक है, नंबर्स में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, पर नंबर्स ऐसे हैं जो आईटी के हालात सुधार सकें, नैस्डैक के हेडविंड से हम उभर सकें या नहीं? क्विकली। ये तो दो चीजें आशीष, एक जो आई थिंक नैस्डैक का परफॉर्मेंस है दैट इज मोर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज, अपनी आउटसोर्सिंग कंपनीज, इसलिए बिजनेस मॉडल अलग है। जहां तक नंबर्स का सवाल है, आई थिंक अनुमान से आई थिंक थोड़े बेहतर जरूर है टीसीएस के नंबर्स। ऑर्डर बुक इज वेरी वेरी एनकरेजिंग, और जैसे हर्षदा ने कहा, इन्होंने जो कमेंट्री दी है कि प्राइसिंग पे अब तक तो कोई दबाव दिख नहीं रहा है, जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जो डर लगता है कहते हैं वो तो कम नहीं होगी, मुझे नहीं लगता वो कम होने वाली है, बिकॉज इवन इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड आपके ऑटोमेशन प्रोसेसेस हैज टू एक्सेलरेट, क्योंकि नेक्स्ट हिट कब आएगी? आई थिंक ऑल बिजनेसेस शुड बी डिजिटली एंड टेक्नोलॉजिकली रेडी। तीसरी बात, वैल्यूएशन स्टैकअप में ऑब्वियसली आई थिंक टीसीएस इज राइट देयर एट द टॉप, पर आप ये भी देखिए कि मिड कैप में भी आई थिंक सारे स्टॉक भागे हुए हैं, तो आई थिंक ये मान के चलता हूं कि बहुत आउट परफॉर्मेंस नहीं है जहां से स्टॉक्स भागेंगे, बट अंडर परफॉर्मेंस भी नहीं है। आईटी सेक्टर ऑल्सो एक्ट्स एज एन हेज टू इन्फ्लेशन, तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। बने रहे, लेकिन सुबह अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग बात, अभी ऐसी जब नरेश बोल रहे थे स्टूडियो में डिस्कशन हो रहा था कि आईटी और टेलीकॉम एनालिस्ट का लिंक स्नैप हो गया, तो हमारा आपका क्या होगा? कैसे लगे रिजल्ट ब्रोकरेज को? देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस का कंसेंसस टारगेट तो 3900 के ऊपर आ रहा है, लेकिन एक सीएलएसए ने बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट दी, उस पर लास्ट में हम आएंगे। शुरुआत में जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, नमूरा, सबके टारगेट्स मोरलेस 3900, 3930, 3925 इसी रेंज में आपको दिखाई पड़ेंगे। स्टांस अलग अलग है, कोई न्यूट्रल रेटिंग के साथ मेंटेन कर रहा है, कोई इक्वल वेट रेटिंग है, किसी की होल्ड रेटिंग है, किसी की न्यूट्रल कॉल है, तो बहुत ज्यादा किसी ने बड़ा फायरवर्क नहीं उम्मीद किया, लेकिन हाँ एक स्टांस मेंटेन किया न्यूट्रल साइड पे, फ्लैटिश साइड पे। बस एक सीएलएसए को आप आउट परफॉर्म रेटिंग में रखेंगे और करीब करीब 4000 रुपए के टारगेट्स वो यहां पर देख रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो हायरिंग की है इसका इंपैक्ट और डील विन जो है इसका इंपैक्ट गोइंग फॉरवर्ड विजिबिलिटी को और थोड़ा बेटर साइड पर दिखा देता है। हेल्दी 3.2% क्यू ऑन क्यू कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, 2.5% के आसपास मार्केट में अनुमान था, 3% अपर एंड पे था, 3.2% के आसपास आया, तो ये थोड़ा सा बेटर साइड पे आप मानकर चल सकते हैं। ऑर्डर बुक पिछले 4 क्वार्टर के रन रेट से 40% ऊपर है, तो ये एक और अच्छी चीज उन्होंने ऑब्जर्व की है कि लगातार जो डील विन की सिचुएशन है वहां पर एक बड़ा बढ़िया पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि FY 23-24 का फोरकास्ट उन्होंने 0.5% के आसपास घटाया जरूर है, लेकिन उनको लगता है कि जो नियर टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी है जो ऑर्डर से दिखाई पड़ रही है उससे वो काफी कंफर्टेबल है, इसीलिए उन्होंने करीब करीब 4000 टारगेट दिए। बाकी मेजरली सबका टारगेट है कंसेंसस वो 3900-3925 के आसपास के देखने को मिल रहा है। ठीक बात, तो ये हो गई 3900। ये तो जब बायबैक आया था तो बहुत उम्मीदें जाग गई थी कि वो बायबैक प्राइस के ऊपर जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। अच्छा, इस टीसीएस के नंबर्स पे कुछ ही देर बाद इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर सेक्सरिया साहब भी होंगे, जिनसे रिजल्ट पे चर्चा होगी 11 बजे, जुड़ो मत भूलिएगा। मानस, क्विकली टीसीएस रीसेंट प्रेशर से थोड़ा सा वीजा वी पीएस से आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा था, चलेगा क्या आज? देखिए, 2 स्तर है जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला तो अगर आप ऊपर की साइड पे देखिए तो 3720, अगर 3720-25 के ऊपर सस्टेन करे तभी आपको बाउंड बैक के लिए प्ले करना है, उस केस में 3840 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस रखिए 3645 का, 3645 के नीचे फिसले तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से भी एग्जिट होना है और वहां पर शॉर्ट कॉल लेना है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करेगा जो कि 3540 है। 645 के नीचे स्लिप हुआ तो स्टॉप लॉस वहां लगाइएगा, एग्जिट करिएगा, और उसके बाद तो फिर शॉर्ट्स इनिशिएट करने का वक्त आ जाएगा। तेजी तभी आएगी, तभी लॉन्ग करना जब 37, 20, 25 के जोन्स के ऊपर टीसीएस ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो ये डिफाइंड लेवल्स हैं मानस की तरफ से, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे स्टॉक्स न्यूज अब एक साथ निपटा देते हैं क्योंकि समय कम है, और डेल्टा कॉप से शुरुआत करी जाए। हर्ष साहब, सारे स्टॉक्स न्यूज क्या है? डेल्टा कॉप में जो तेजी का पपलू फिट किया जा रहा था वो फेल हो गया आशीष, स्पेशली नंबर्स में अगर आप देखें खराब है, इतना कुछ खास निकल कर नहीं आया जितनी तेजी उस स्टॉक ने दिखाई है। प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 32% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। सालाना आधार पर भी आप देखेंगे प्रेशर, रेवेन्यू बहुत मामूली से बढ़ता हुआ 3.3% का 218 करोड़ पर आया, एबिटा लेवल पर 69
39 करोड़ का आंकड़ा, यानी कि 12.5% तक की गिरावट देखने को मिली है सालाना आधार पर। मार्जिन भी आप देखिए, जो 37% के आसपास होते थे या फिर 39% के आसपास होते थे पिछले क्वार्टर में, ये घटकर प्रेशर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड दरअसल दबाव देखने को मिला है। ओमिक्रॉन का ज्यादा इंपैक्ट है Q4 में, ये मैनेजमेंट ने कहा। उसके बाद अगर पिकअप आता है तो वो Q1 में नजर आएगा, लेकिन नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग जरूर है। दूसरी तरफ अब खबरों पर आते हैं। मदरसन सुमी और मदरसन वायरिंग दोनों ही स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। दरअसल मदरसन सुमी ग्रुप एक बड़े एक्विजिशन की तैयारी कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में और टाइम्स ऑफ इंडिया में दरअसल एक डिटेल रिपोर्ट निकल कर आई है कि कंपनी दरअसल मरेली, जो एक इटालियन ऑटोमोटिव लाइटिंग एंड इंटीरियर सप्लायर है, उसको अक्वायर कर सकता है। मरेली की तकरीबन पिछले साल $11 बिलियन की रेवेन्यू हुई थी। कंपनी KKR से बातचीत कर रहा है इस डील के लिए, और अगर मदरसन ये एक्विजिशन कर लेता है तो ये ग्लोबल लीडर बन जाता है ऑटोमोटिव लाइटिंग के मार्केट में, और मई में लगभग ये डील होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे जो अक्वायर करने वाला है। दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपनी आज फोकस में, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और वोडाफोन आइडिया तीनों ही नजर में रखे, क्योंकि TRAI ने दरअसल रिकमेंडेशंस रिजर्व प्राइसिंग पर जो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी है उसके लिए सामने पेश किए है। ये 436 पेज का एक डॉक्यूमेंट था। उसका हाईलाइट मैं आपको बता दूं कि 3300 से 3670 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है उसमें प्रपोज्ड प्राइस है 36% की कटौती का, और 700 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड में करीब 40% की कटौती की बात रेकमेंडेड है TRAI की ओर से। ये 2021 से प्राइसिंग आप कंपेयर करेंगे तो 36 to 40% प्राइसिंग में कमी है। 1 से 2 महीनों में दरअसल ये होने हैं, नीलामी होती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसमें भारती निकल कर आएगा, जहां पर जियो के साथ, और वोडाफोन देखते हैं इनके पास ये कैसे रकम जुटाते हैं इसमें भाग लेने के लिए। दूसरी तरफ नेचुरल गैस के प्राइसेस इनफैक्ट एक ओवरहैंग पैदा कर सकते हैं गैस कंपनियों पर, क्योंकि प्राइसेस फिर से 13 साल के हाईस पर आ चुके हैं। तो वो स्टॉक्स आप रेडार पर, पेट्रोनेट, LNG, गेल जैसे काउंटर्स, ओवरऑल गैस कंपनियों पर आप ध्यान जरूर देंगे। विप्रो ने दरअसल कल देर शाम एक एक्विजिशन अनाउंस किया। कन्वर्जेंस एक्सेलरेशन सॉल्यूशंस नाम की कंपनी है। दरअसल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनी को और मदद करेगी, और दरअसल ये $50 मिलियन का अपफ्रंट पेमेंट है। $30 मिलियन बाकी के पैसे इनको अगले 3 सालों में देने हैं। अल्ट्राटेक आज खबरों में है। इनको दरअसल डिगांव लाइमस्टोन ब्लॉक जो कर्नाटक का है उसके लिए एक प्रेफर्ड बिडर के तौर पर चुना गया है। रॉ मटेरियल सिक्योरिटी कंपनी के लिए आती हुई दिखाई देगी। इस पर्टिकुलर मामले में JSW स्टील को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। इनके 13.2 मेगा टन पर एनम ग्रीन फील्ड प्लांट के लिए जो ओडिशा में है, तो उस पर आप नजरें रखेंगे। केशोराम इंडस्ट्रीज कल नंबर्स आए थे दोपहर में, लेकिन आज बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग की खबरें एक बार फिर जोर पकड़ रही है। कंपनी दरअसल अपना रेयन ट्रांसपेरेंट पेपर केमिकल बिजनेस को जो सिग्नेट में आता है उसको डिमर्ज करके लिस्ट करने का प्लान बना रही है। इसका प्रपोजल सामने आया, इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। केशोराम अब यहां से एक प्योर प्ले सीमेंट मेजर होगा जिसने अब तक करीब 1000 करोड़ एक्स्ट्रा कैश जनरेट कर लिया है। और सनटेक रियल्टी आखिर में इसकी प्री सेल्स के आंकड़े आ चुके हैं, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। जहां पर हमने देखा है लार्जली बाकी कंपनियों की प्री सेल्स और कलेक्शन फिगर्स बहुत स्ट्रांग थे। यहां पर Q4 में प्री सेल्स में 43% तक का इजाफा और कलेक्शंस में 50% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ढेरों इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, इन सब में से जो इंपॉर्टेंट है उन पर एक चर्चा भी कर लूंगा। एक काम करते हैं, डेल्टा को अब तो कर ही दीजिए, जरा साल के चार्ट्स खोल के लेकर आइएगा। बहुत बढ़िया मूव, बहुत बढ़िया लेवल से एक बढ़िया बाउंस बैक होप्स थी। उसके बाद जो नंबर्स हर्षदा स्पेसिफिकली हाईलाइट करनी है खासे कमजोर है, चाहे वो Q on Q देखें, ईयर ऑन ईयर देखें, डिसअपॉइंटमेंट है। एटलीस्ट वो ग्रोथ, मोमेंटम, कैसीनोज, गोवा, आउटिंग, टूरिज्म, वो सब रिफ्लेक्ट नंबर्स पे अब तक तो नहीं कर रहा। तो ऐसे में डेल्टा कॉप में कैसा ट्रेड बनता है? क्विकली सत्युदय साहब, डेल्टा कॉप दबाव में आएगा क्या, या फिर चार्ट का सेटअप कैसा है? आशीष जी देखिए, चार्ट का सेटअप मुझे थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे टॉप आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 10 दिन से अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि ये 320 और 340 में ये कंसोलिडेट हुआ है। और आज अगर आप 320 के नीचे डेल्टा कॉप पर जाते हुए देखोगे तो ये सीधा टारगेट अनफोल्ड करता है 300। एट द सेम टाइम डेरिवेटिव्स का डेटा भी सपोर्टिव है, क्योंकि कल ओपन इंटरेस्ट लगभग 11.5% बढ़ा था, प्राइस वाज डाउन बाय 2%। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है। तो आज 320 के नीचे डेल्टा कॉप
टूटेगा तो 300 तक जाएगा, तो यहाँ पे सेल साइड का ही कॉल होगा, स्टॉप लॉस आपका होगा 325 का। ओके, ये हो गया डेल्टा कॉप पे व्यू। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो हर्षद ने मेंशन करी वो थी मदरसन सुमी को लेकर एक बड़े एक्विजिशन की तैयारी पर। ये सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, मरेली का एक्विजिशन करने की तैयारी। ये वैसे भी यूरोप में अपने एग्रेसिव एक्विजिशन स्टैंड्स के लिए जानी जाती है और ब्यूटीफुली अब तक तो बिजनेसेस को पिरो भी चुकी है अपने कोर बिजनेस के साथ। पर मदरसन सुमी कैसा प्लेस्ड है? ये रशियन यूक्रेन क्राइसिस के बीच में बहुत तगड़ा करेक्शन, उनसे उभरते हुए लोअर लेवल से एक रिकवरी है, लेकिन ऑलमोस्ट धीरे धीरे इंचअप करने की कोशिश करता हुआ। रजत दा, मदरसन सुमी कैसा प्लेस्ड है क्विकली? रजत पे आवाज नहीं पहुंच रही, मैं आऊंगा इस पे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, एफएनओ बैन में डेल्टा कॉप है आज की ट्रेडिंग सेशन में, कल नया इंक्लूजन हुआ है और आरबीएल बैंक अभी भी एफएनओ बैन में कंटिन्यू होता हुआ। पालिया साहब अभी बता दीजिए, पालिया साहब ने असल रेट दिया था मुझे कि डेल्टा कॉप आप मेंशन करना भूल गए एफएनओ बैन में। पालिया साहब डेल्टा कॉप का जरा चार्ट भी देख दीजिए। जी, अब शॉर्ट करने की तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी क्योंकि एफ बैन में है, बट लेवल्स जो सतपुत्र जी ने बताया था बिल्कुल मुझे भी लगता है कि अगर आज 320 के नीचे स्लिप होगा तो ये 300 तक आते हुए दिखेगा। मदरसन सुमी का हम अगर सेटअप की डिस्कस करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से पिछले दिनों में एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक पिछले 3-4 वीक से एक पुलबैक का ट्रेंड यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में लोअर साइड पे 140-135 की रेंज में एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से इसके सेटअप बने, अगर ये डिप्स में टुवर्ड्स 138-135 के आसपास अगर मिलता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की, क्योंकि करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं लोअर साइड पे इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अगर कोई करेक्शन मिलेगा आज डिप्स में तो ये बाय करना चाहिए 138-135 के जोन में। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा करीब 132 का। अपसाइड में हमें लगता है इसके जो रेजिस्टेंस है वो है करीब 151-152 की रेंज के, वो क्रॉस होंगे तो स्टॉक में और अपनी यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी मदरसन सुमी। ये अच्छा करा पालिया साहब, मदरसन सुमी बता दिया। बातों बातों में डेल्टा कॉपी पूछ डाला था जो सतपुर साहब से ऑलरेडी पूछ लिया था मैंने। अच्छा, वीरू के पास जाऊं, प्री ओपन सेशन की वीरू तैयारी कर रहा है। उससे पहले वो आज हम लोग नीरज बातमी से चर्चा कर रहे थे, हमारे पीएम साहब, उनके प्रेसिडेंट साहब यूएस के 1-on-1 कल हुआ था। उसके बाद 2+2 डायलॉग शुरू हो गया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर यूएस में है, वो 2+2 डायलॉग के लिए। देखिए क्या बढ़िया स्टेटमेंट आता हुआ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की तरफ से वहां से। छोटी सी वो पार्ट चंक सुनिए। We are against the conflict. We are for dialogue and diplomacy. We are for urgent cessation of violence. And we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. क्या बढ़िया जवाब आता हो। हम जितना तेल एक महीने में खरीदते हैं रूस से, उतना यूरोप एक दोपहर में खरीद डालता है। करारा जवाब वीरू उनकी तरफ से आता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनकी डिप्लोमेसी का अगर आप देखें जवाब नहीं है, लेकिन उनके जो तरकश में तीर हैं उसमें से एक ये भी था बखूबी। अगर आप देखें उन्होंने, आई थिंक इस जवाब के आगे कोई सवाल बनता ही नहीं। आशीष, क्या खूब स्टेटमेंट थी, छोटी सी थी लेकिन चुभ गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा वीरू, अब प्री ओपन की तैयारी इस स्टेटमेंट की। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए, प्री ओपन से पहले मैं एक दो बात कह दूं। ये मार्केट अगर आप देखें थोड़ा सा वीक खुलेगा, लेकिन 2-3 पॉकेट्स हैं जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, पावर और केमिकल, और तीसरा अगर आप देखिए रियल स्टेट स्पेस। इनको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा। आज से मुझे टेक्सटाइल से कॉल्स आई भी थी, लेकिन पावर, केमिकल और आपका अगर आप देखें तो एक रियल स्टेट स्पेस, इसको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा। एशिया में आपको अब कमजोरी नजर आएगी। जब मैं शुरुआती टिक्स था उस वक्त नहीं थी, लेकिन निक्के इस वक्त अब 7% लुढ़क चुका है। कॉस्ट पे भी बैकफुट पे है। हैंगसेंग भी अगर आप देखें तो सॉफ्टनेस के साथ सॉफ्टनेस के साथ ट्रेड करता हुआ। एसजीएक्स आपकी स्क्रीन पे 17,566, यानी अप्रोक्सीमेटली आप 17,500 की ट्रेजेक्टरी को, यानी मोटा मोटी अगर आप क्लोज ओपनिंग के वक्त शुरुआती जो टिक्स आएंगे उस वक्त अगर
50 पॉइंट्स का एक दायरा लेके चले तो वो दो बड़े चीजें होंगी वहां पे। एक होगा आपका सीरीज का बेस, जहां से आपने शूट अप किया था 17,450 से H2-1 डे पे, और आपका 17,500 यानी मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़े पुट राइटर का जोन। तो मॉर्निंग की कमेंट्री को ध्यान में रखिएगा, दोबारा उसका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज लुक फॉर ए बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इफ यू गो शॉर्ट ऑन निफ्टी। आपकी स्क्रीन पर आप देखें शुरुआती टिक्स आ रहे हैं, क्रम शुरू हो गया है 194 पॉइंट्स, करीब 194 अंक पीछे निफ्टी, करीब 17,490। मिड कैप्स अगर आप देखें जिनमें कल ब्रेथ ठीक ठाक थी, बिल्कुल फ्लैट ट्रैजेक्टरी में, सेंसेक्स लगभग 55 अंकों पर। स्टिल अगर आप देखें हमें वास्तविकता से जोड़ने में वक्त लगेगा इंडिसेस पे, लेकिन अच्छा क्या कर रहा है मेट्रोपोलिस आपकी स्क्रीन पे 2% ऊपर, टीसीएस नंबर्स के बाद लगभग 53 रुपए ऊपर, यानी फीसदी के लिहाज से लगभग 1.5% ऊपर, और डील विन का फिगर, और ये महत्वपूर्ण था आज के नतीजों में, और उस पर बाजार रेट करता हुआ लगभग 1.5% ऊपर 53 रुपए का इजाफा 3750। मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील आधा % ऊपर, टाटा मोटर्स ऑटो स्पेस में लगभग आधा % ऊपर, और आईटी में विप्रो, ये भी आप देखें इस वक्त ऊपर ट्रेड करता हुआ लगभग 1.5% और 1% माफ कीजिएगा, और एनबीएफसी में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस था जो कि एक पुल बैक मोड में था, आज लगभग 1.5% ऊपर, और बैंकिंग बास्केट से आईसीआईसीआई बैंक लगभग आधा % ऊपर ट्रेड करता हुआ। बैकफुट पे क्या है पावर ग्रिड, यानी अगर आप देखें पावर ग्रिड में कल भी थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाई दी थी, और बाकी एचडीएफसी 44 रुपए नीचे, जनाब यही है वो, अगर आप देखें स्टॉक जिसने 18,100 की ट्रैजेक्टरी में आपको प्लेस किया था, और अगर आप 17,550 पे खड़े हैं तो उसमें भी इसका उतना ही कंट्रीब्यूशन है। बाकी ग्रेसिम, रिलायंस, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक और एचयूएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे आकर ट्रेड करते हुए। निफ्टी करीब 17,594, 80 अंक नीचे। लेकिन आज सुबह ये सारे समीकरण थे, और याद रखिएगा सारे समीकरणों के बीच में यूएस मार्केट की सॉफ्टनेस, इन्फ्लेशन की फिगर्स, बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण था आपका क्रूड जो कि $100 के नीचे आया है। गोल्ड M6 आपकी स्क्रीन पे लगभग 295 रुपए ऊपर, 52,474। यहाँ पे आप टिक्स देख रहे हैं आप प्रीशियस मेटल्स में, सिल्वर M6 लगभग 603 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ 1% का इजाफा यहाँ पे, और क्रूड M6 इस वक्त यहाँ पर करीब 2% अपर टिक्स आ रहे हैं। खैर, टीम में आज के कॉम्बिनेशन नीरज जी और आशीष की टीम में क्या थे, आइए पहले इस अपडेट को देखते हैं, फिर इसमें से लेंगे टॉप कॉल्स। सीधा सौदा की जो 10 की टीम लाइनअप था वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। शुरुआत हुई थी डेल्टा कॉर्प्स, बहुत अच्छे मूव्स के बाद अटक रहा था ये स्टॉक, और अब शायद रीजन भी क्लियर होता हुआ। ये स्टॉक कुछ जो क्वार्टरली नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद वो वीक है, इसीलिए इन रेड रखा है। टाटा मोटर्स क्योंकि कंसर्न्स है इस समय चाइना लॉकडाउन को लेकर, वो कोविड स्प्रेड को लेकर, टाटा मोटर्स के एक्सपोजर के चलते और आज मार्केट के मूड को देखते हुए टाटा मोटर्स को इन रेड रखा है। इंडिगो पेंट्स और कंसाई नरोलैक क्योंकि कच्चा तेल 100 के लेवल्स के नीचे डबल डिजिट पे ट्रेड कर रहा है, तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव इन दोनों बीटन डाउन स्टॉक्स के लिए। भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया इसीलिए क्योंकि जो ट्राई की सिफारिश आई है, रिकमेंडेशंस आई है 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर, उसमें प्राइसेस को 39-40% स्लैश करने के लिए, रिड्यूस करने की बात करी गई, इसलिए इन दोनों के लिए पॉजिटिव है, इसलिए रखा है हरे। पर ध्यान रखिएगा बाजार अच्छे खासे मीनिंगफुल दबाव के साथ शुरू करेगा, तो आप उसको जरा वॉच आउट करिएगा, लोअर लेवल से फिर रिकवरी इन स्टॉक्स में आनी चाहिए। केशराम इंडस्ट्रीज का ये गुड Q4 परफॉर्मेंस तो गलत होगा कहना, Q4 मिक्स्ड है, पर ये जो रीजिग कर रहे हैं, जो डीमर्जर की तैयारी कर रहे हैं अपने तमाम वर्टिकल्स की, वो ज्यादा बेहतर रीजन होगा शायद इसको इन ग्रीन रखने के लिए। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नए टाई अप स्टिच करे हैं अदानी इंस्टीट्यूट के साथ और एक और कंपनी के साथ एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए। HDFC बैंक जो मर्जर का मेगा मर्जर का ओवरहैंग है वो लिंगर कर रहा है, तो शायद आज भी ये स्टॉक दबाव के साथ ट्रेड करे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज क्योंकि मैंने टेलीकॉम स्टॉक्स में मेंशन करा कि 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन की प्राइसेस रिड्यूस करने की बात, प्लस कहा जा रहा है 1 से 2 महीने में ऑक्शन की तैयारी कर रही है सरकार, तो स्टरलाइट अपने आप को पोजीशन कर चुका है इस 5G और मेगा 5G रोल आउट के लिए, उसके स्पेंड्स के लिए कैप्चर करने के लिए, जो रिसेंट जेवीज और टाई अप स्टिच कर रहे थे। इसीलिए मैं मानता हूं शायद आज हरे निशान में इवेंचुअली नजर आया। कई सारी खबरें हैं और कच्चे तेल का असर पेंट कंपनीज पे जरूर दिखने को मिलेगा, तो इसीलिए 3 कंपनी शुरुआत में रखी है, बड़ी वाली कंपनी बर्जर एशियन और एक छोटी कंपनी शालीमार पेंट्स। और मुझे लगता है कि तेल की वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट तो कम हुई है, तो उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग और एक माहौल बनेगा कि उनको फायदा होगा। दूसरा
मैंने कहा कि तमाम जो रियल एस्टेट में तेजी है उसका भी फायदा इन कंपनीज को मिलता है। रिटेल सेगमेंट में बड़े प्लेयर हैं बर्जर और एशियन पेंट्स। अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस में ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक हाइज बनाने के बाद बहुत लंबे समय से करेक्शन के मोड में या कंसोलिडेशन के मोड में थे, लेकिन अब फिर से इनकी प्रोडक्ट प्राइसेस ऊपर जा रही हैं क्योंकि चाइना में बहुत तगड़े लॉकडाउन चल रहे हैं, तो उसका फायदा इनको मिलेगा, इसीलिए मुझे लगता है इसमें ध्यान रखना चाहिए। पेट्रोल और एनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि क्रूड भले गिर गया 100 के नीचे, लेकिन नेचुरल गैस के प्राइसेस $6.5 तक पहुंच गए इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो इनके लिए दिक्कत है क्योंकि ये बेसिकली ट्रेडर है, वहाँ गैस ला के यहाँ बेचते हैं, इतनी महंगी गैस खरीदना थोड़ा मुश्किल, वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आएगा। और ऐसा ही असर आपको ONGC OIL में देखने को मिलेगा क्योंकि क्रूड बहुत नीचे आ रहा है, तो उनके रिलाइजेशन धीरे धीरे कम होंगे आने वाले तिमाहियों में, तो प्राइस में डिस्काउंटिंग होगी। हिंडाल्को इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम में शार्प फॉल देखने को मिली वीकली बेसिस पे भी और डेली बेसिस पे भी। चाइना लॉकडाउन उसका बड़ा कारण है, क्रूड में गिरावट का भी बड़ा कारण चाइना है क्योंकि डिमांड कम हो रही है क्योंकि वो बहुत बड़े कंज्यूमर है, तो उसके वजह से लगता है इन दोनों स्टॉक्स में भी रेट में ट्रेड होना चाहिए। तो आपकी स्कीम पे दो टीम्स थी, नीरज जी की और आशीष की टीम। राजेश सतपुते जी, इन दोनों टीम्स में से आपका आकलन क्या कहता है? आपको अगर ये टीम दी जाए और एक मौका दिया जाए एक एक ट्रेड करने का, तो कौन कौन से आपके प्रेफर्ड स्टॉक होंगे? नीरज जी देखिए, आज का जो थीम है ज्यादातर मुझे लगता है वो क्रूड प्ले है दोनों टीम में हम जो देख रहे हैं। तो अगर आशीष जी की टीम से शुरुआत करूं तो सबसे बढ़िया जो है वो है कंसाई नेरोलैक। कंसाई नेरोलैक मैंने इसलिए भी चुना है क्योंकि ये एफएमओ के बाहर है, तो इम्पैक्ट वोलेटिलिटी का उतना इम्पैक्ट उसमें आएगा नहीं अगर बाजार नीचे भी खुलेगा। तो कंसाई नेरोलैक देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, यहाँ पे हमने करेक्शन देखा है डेली चार्ट पे, आपको क्लियर दिखता है 620 के लेवल से करीबन 210 के लेवल तक आया और उसके बाद ये कंसोलिडेट होना शुरू किया। कंसोलिडेशन भी कहां पे, ये अपने 10 और 20 डीएमए के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। 468 का इसका कल का क्लोज है, 460 ये इसका कंसोलिडेशन का सपोर्ट है। तो जो खुलते ही अगर 460 का लेवल मिलता है तो अच्छा है, आपको स्टॉप लॉस रखना है 450 का और लॉन्ग करना है कंसाई नेरोलैक। इसका जो पहला टारगेट होगा विलेंजी वो रहेगा 485, जो इसका 50 डीएमए है, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर देख के लगता है कि 485 को लॉन्ग के पोजिशनली ये 510 तक भी जा सकता है। तो जहां पे क्रूड पुल ऑफ हो रहा है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं पेन स्टॉक होगा। नीरज जी की टीम से अगर बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वीक, मैं एक लॉन्ग एक शॉर्ट के साथ जाऊंगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर वीक है वो है हिंडाल्को में। देखिए हिंडाल्को में करेक्शन देखा था 640 से करीबन 560, जो कि हमने पकड़ा भी था कि यहाँ पे टूटी कर रखे 560 565 का टारगेट था। उसके बाद ये पुलबैक में मोड में चला गया और 580 का रेजिस्टेंस अभी हिट कर रहा है। तो ये 580 इसके लिए सप्लाई पॉइंट बन रहा है। तो 580 के नीचे हिंडाल्को सेल करना है आपको। स्टॉप लॉस होगा 585 का, और इसका अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका टारगेट होता है 562, 560 562, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है 560 को तोड़ेगा, वायलेट करेगा और ये 530 को भी अनफोल्ड कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चर जिसका सबसे ज्यादा वीक लग रहा है मेटल में, इनफैक्ट मेटल सब स्ट्रॉन्ग है लेकिन हिंडाल्को इन पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा वीक है। तो सेल रहेगा नीरज जी की टीम से हिंडाल्को और आशीष जी की टीम से बाय रहेगा कंसाई नेरोलैक। और एक साथ एक रेड और एक ग्रीन के साथ सतपुते साहब इस समय जाते हुए प्री ओपन सेटल हो चुका है। आधे % के दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे 17,580 585 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक में इक्वली ऑलमोस्ट आधे % के आसपास की कमजोरी देखने को मिलेगी। दोनों बेंचमार्क निफ्टी बैंक आधे % के दबाव के साथ खुलने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कहां सेटल हुए प्री ओपन पे जरा देखिए। टीसीएस दिखाइए स्क्रीन पर, बिल्कुल फ्लैट 1/3% के दबाव के साथ टीसीएस अपने नंबर्स के बाद आज शुरुआत करता हुआ आपको शायद नजर आए। दिखाइए एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आज फिर दोनों दबाव में। एचडीएफसी बैंक अब फिर से 3/4% की कमजोरी दिखा रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड आधे % का दबाव, थम नहीं रही इनकी कमजोरी। दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्क्रीन पे, एक हैवी वेट है जिसको आज रखना है रडार पे। रिलायंस में किस तरह का कामकाज हो रहा है, ये भी कमजोर। तो एक और हैवी वेट है जो दबाव के साथ शायद शुरुआत करे। आज कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बन गया था सुबह एक समय के लिए, तो ओएनजीसी और एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स की दिखाइए जरा किस तरह की शुरुआत उन दोनों में होती हुई नजर आ रही है। उससे आपको समझ में आ जाएगा दरअसल स्ट्रीट किस हद तक कच्चे तेल की गिरावट का कॉग्निजेंस पे ले रही है व्यू। ओएनजीसी फ्लैट है, एशियन पेंट भी फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। दिखाइए फाइनली जाते आते डेल्टा कॉप।
रिजल्ट्स पे रिएक्शन है, कमजोर नंबर्स थे, कमजोरी के साथ आपको स्क्रीन पे नजर आएगा ये स्टॉक आज खुलता हुआ नजर आएगा। वीरू लेकिन 17,580, 590 के आसपास के जोन्स आधे % के गैप डाउन के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। फाइनल कमेंट्स कंटिन्यूस सेशन में उतरने से पहले। देखिए मेरी कमेंट्री में सुबह क्लियरली मेंशन था कि बिलो करीब 17,590 अगर ये सस्टेन कर रहा है कुछ देर तो इट्स अ शॉर्ट ट्रेड बट रीजनेबल स्टॉप लॉस 630, 640 या फिर एक 650 का स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। सो गैप डाउन के बाद मतलब थोड़ा सस्टेन होने दीजिएगा इसे 590। लेट्स सी सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। याद रखिएगा 598 आपका 8 अप्रैल की कैंडल का लो है, ठीक है। तो 8 अप्रैल की कैंडल के लो को रिस्पेक्ट दीजिए, वो था पॉलिसी डे का रिस्पेक्ट। अगर वो रिगेन हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा, अगर उसके नीचे सिस्टम हो तो शॉर्ट। लेकिन बैंक निफ्टी आशीष इस लेवल पे नो शॉर्टिंग थॉट अभी नहीं। आशीष कमेंट्री में सुबह बहुत क्लियरली वीरू ने समझा भी दिया था निफ्टी बैंक क्यों इस समय शॉर्टिंग थॉट्स नहीं लेके चलना है। ये हो गई आपकी बढ़िया सी कंटिन्यूस सेशन से पहले की कमेंट्री। अब जब खुल जाएगा तो वीरू के पास वापस जाऊंगा मैं, लेकिन इस समय आपको स्क्रीन पे शुभम अग्रवाल जुड़ते हुए नजर आएंगे, शमला जोशी नजर आएंगी जुड़ती हुई। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। शुभम, आज के सेशन की शुरुआत होने से पहले प्रिफर्ड पिक आप लोग का कौन सा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लगता है कि आज एक स्टॉक जिसमें हमें सेल करना है वो है हीरो मोटोकॉर्प। बिकॉज अगर इस स्टॉक को हम देखें तो काफी समय से एक अंडर परफॉर्मर रहा है ऑटो स्पेस में से, और जब से इस सीरीज की शुरुआत हुई और इवन पिछले सीरीज में भी कंटिन्यूसली हमने देखा कि इस स्टॉक में काफी शॉर्ट्स डेवलप होते हुए दिखे थे। तो मुझे लगता है कि कल जो एक फाइनल यहाँ पे थोड़ा सा डाउन मूव आता हुआ दिखा है, ये एक रिवर्सल हो सकता है। तो 2300 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है लगभग 34 रुपए पे कल क्लोज हुआ था, इस पे खरीदारी की राय है। 45 रुपए का लक्ष्य होगा, 28 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज हीरो मोटोकॉर्प का 2300 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन पे खरीदारी की राय। मोटोकॉर्प पे बिकवाली करने का आइडिया। अच्छा, टॉप कॉल डॉक्टर साहब आप खुद ही दिखा दीजिएगा, समय नहीं है उनको वापस बताने का, आप लोग स्क्रीन पे आएंगे दिखाते रहिएगा। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया दोनों हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करते हुए ट्राई की वो स्पेक्ट्रम नीलामी के अपडेट्स को लेकर जिसमें प्राइसेस रिड्यूस करने की बात करी गई, रिजर्व प्राइस को रिड्यूस करने की बात करी गई है। क्विकली सत्यदेव साहब, भारतीय एयरटेल का चार्ट चेक। अभी देखिए भारतीय का स्ट्रक्चर अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव ही बना हुआ है। यहाँ पे अगर आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा इसका लेवल 755। आशीष जी अगर ये लेवल टूटता है तो थोड़ी तकलीफ है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है कि यहाँ पे एक पुलबैक ट्रेड होना चाहिए जिसका टारगेट होगा 780। तो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा 755 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए। ओके, भारतीय एयरटेल करीब 2 रुपए पर इस सेक्टर के लिए वाकई एडवांटेज है यहाँ पर। अच्छा राजेश पालवी जी, एक स्टॉक और देखिएगा जिसमें मैं आपकी राय चाहता हूं। एक्सेल पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे, छोड़िए। एनटीपीसी और टाटा पावर, इन दोनों स्टॉक्स को कैसे अप्रोच करेंगे आप? स्पेशली एनटीपीसी कल 155 का जोन पार नहीं कर पाया, वहां एक कॉलेक्टर भी है। आज पावर स्पेस में आप क्या करेंगे? तो देखिए वीरेंद्र जी, मार्केट में सेलिंग प्रेशर का इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पे भी देखने को मिलेगा, और एनटीपीसी का सेटअप देखें तो 150 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आज ये उसके नीचे फिसलता है तो फिर हम इसको अवॉइड करेंगे, अदरवाइज 150 के ऊपर सस्टेन करेगा डिप्स में तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग हाई जो 150 के थे वो क्रॉस किए। तो हमें लगता है कि 150 अगर होल्ड करता है ओपनिंग के बाद तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की 148 के स्टॉप लॉस से। हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने हैं स्टॉक में वापस अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू होता दिख सकता है अगर 150, 152 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करता है। स्ट्रॉन्ग साइड में अगर देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल स्पेस से भी है। प्रकाश सर, मेटल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर जिसको आप चेस करेंगे, संक्षेप में रखिएगा। मेटल्स में आपका प्रेफर्ड लॉन्ग या फिर अवॉइड है मेटल आपकी तरफ से? लुक एट जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्यूट स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं। मानस, तो देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील की जहां तक बात है, जेएसडब्ल्यू स्टील में एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट हमने देखा था 2 दिन पहले, और कल फिर एक प्राइस रेजिस्टेंस बीच हुआ है 760 का। मेरा समझना है कि यहाँ पर ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं 744 के स्टॉप लॉस से कम 800 रुपए के टारगेट के लिए।
ओके, चलिए मंगलवार का दिन है, पेनल्टीमेट सेशन है, कल वीकली एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज सबसे बड़ा आंकड़ा आना है यूएस के इन्फ्लेशन नंबर। उससे पहले यूएस मार्केट्स में कल दबाव था। यूएस फ्यूचर्स फिर से 1/3 से आधे % की कमजोरी के साथ कामकाज की शुरुआत करने के इंडिकेशंस दे रहे हैं और इस बीच कल हफ्ते की कमजोर शुरुआत हुई थी खराब ग्लोबल क्यूज पे। आज उन्हीं ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे फिर से हम आधे % की शायद कमजोरी के साथ कामकाज की शुरुआत करें। तो वीकनेस ग्रिप करती हुई और डर है फेड के एक्शंस का, डर है दरअसल सेंट्रल बैंक्स के एक्शन का, हमारे भी इन्फ्लेशन के आंकड़े आने। खैर अभी समय उस डर को हटा दीजिए, लेकिन आज शाम को हमारे भी सीपीआई के आंकड़े। ट्यूसडे के दिन की शुरुआत होती हुई आधे % की कमजोरी के साथ 100 पॉइंट का दबाव 17,570 17,575 के लेवल्स। आधे % से अब हम 2/3% की कमजोरी की तरफ बढ़ गए। 110 अंक, 120 अंक का दबाव, 125 अंक, 130 हर टिक के साथ प्रेशर माउंट हो रहा है। आधे % वाला निफ्टी अब 3/4% के दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत कर रहा है। प्रेशर थोड़ा माउंट होता हुआ निफ्टी आईटी उधर आपकी स्क्रीन पर 1/4% का दबाव। निफ्टी बैंक में जैसा प्री ओपन सेटल हुआ था आधे % 2/3% का दबाव, लेकिन निफ्टी आईटी में वीकनेस ग्रिप कर रही है। टीसीएस अच्छा टीसीएस का प्लीज स्टॉक यहां पे एक बार दिखा दीजिएगा। 2/3% निफ्टी में दबाव है। टीसीएस एक बार दिखाइए क्विकली यहां पर, आधे % की कमजोरी। टीसीएस ध्यान रखें आउट परफॉर्म कर रहा था अपने पीयर्स को। जब कोई इंफोसिस, जब कोई विप्रो, जब कोई एचसीएल टेक पिट रहा था, टीसीएस डटा खड़ा था क्योंकि इसका एक बायबैक अंडरवे था। नंबर्स इन लाइन है और कोई पॉजिटिव भवा सरप्राइज नहीं, तो शायद थोड़ी सी वीकनेस इसलिए ग्रिप कर रही है। आईटी एक पर अब आईटी थोड़ा सा रिकवर होना शुरू है। कहां वो 1.25% की कमजोरी थी, लेकर आई वापस निफ्टी को आधे पर हाथ। तो 3/4% से दबाव से अब हम वापस आधे % के आसपास की कमजोरी की तरफ आते हुए 100 पॉइंट के दबाव के साथ छोड़े जा रहा हूं। मिड कैप्स समवट रेजिलिएंट है लेकिन फ्लैट इस समय ट्रेड करते हुए। एडवांस डिक्लाइन इवनली पॉइज्ड है 1:1 का रेशियो। तो पिछले कुछ दिनों की हाईलाइट थी ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस, आज वो आउट परफॉर्मेंस भी नदारत है। दोनों बेंचमार्क मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के दबाव में और एडवांस डिक्लाइन 1:1 का रेशियो। आईटी फिर वीक हो रहा है। एक बार स्टॉक दिखा दीजिए हीट मैप पे। मैं निफ्टी को छोड़े जा रहा हूं 3/4% के दबाव के साथ 125 अंकों की कमजोरी। ओहो, लार्जली सब कुछ लाल में नजर आएगा आपको और लाल मूड है तो एक बार शुरुआत वहीं से कर देता हूं। हिंडाल्को, ग्रासिम, ये मतलब सीमेंट भी आज थोड़ा सा बकल अप, पिछले अच्छी तेजी की बात यहां पे भी प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। कमोडिटीज में दबाव था। नीरज वाजपेयी अपनी टीम में कई सारे कमोडिटी स्टॉक्स मेंशन भी कर रहे थे। टॉप लूजर है हिंडाल्को आज का। इन्फोसिस मेरे ख्याल से ये नैस्डैक की वीकनेस, टीसीएस डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं कहूंगा, टीसीएस किसी भी लिहाज से डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, पर वो मूड ऐसा है आईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर। तो विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सारी की सारी वो लकीर सबसे ज्यादा प्रेशर परसेंटेज वाइज इन्हीं स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक संभल नहीं रहा, 3/4% का दबाव। एक्सिस बैंक कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ आपको नजर आएगा। बजाज फिनसर्व, तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स फिर से दबाव में। एचडीएफसी लिमिटेड भी आधे % की कमजोरी। आईटीसी और रिलायंस दो स्टॉक्स और जो आजकल चर्चा में रहते हैं। रिलायंस आधे % की वीकनेस के साथ वो आसिफ के इंपॉर्टेंट लेवल जो है उसके थोड़ा सा नीचे स्लिप हो चुका है। 2600 की बात हुई थी, 2595 के जोन है। आईटीसी 2/3% के दबाव के साथ। ये सब वो हैवी वेट स्टॉक्स है जो मैं मेंशन कर रहा हूं। ऑटो सारे के सारे स्टॉक्स दबाव में मुझे नजर आ रहे हैं इस समय। क्या चल रहा है ऐसे तो कुछ नहीं खास, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज, सिप्ला, सन फार्मा। फार्मा वो स्पेस है जो रखिएगा रडार पे। और सरकारी कंपनी में ओएनजीसी, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स हैं जो थोड़ी बहुत हरकत दिखाते हुए। ओएनजीसी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ऐसे उल्टा हो गया, कच्चा तेल नरम पड़ा था तो ओएनजीसी दबना चाहिए था और एशियन पेंट्स चलना चाहिए था। एशियन पेंट्स लाल में, ओएनजीसी हरे निशान में, लेकिन एक ही पॉकेट है जो थोड़ा बेहतर फेयर करती हुई एटलीस्ट अभी नजर आ रही है, वो है फार्मास्यूटिकल्स। बाकी अक्रॉस द बोर्ड दबाव और आईटी और बैंक फाइनेंशियल्स वही वीकनेस के साथ कामकाज। सपोर्ट सारे हैवी वेट जो है वो रेड में ट्रेड करते हुए। दिखाइए एक बार फिर से इंडेक्सेस को। निफ्टी वही 100 पॉइंट का दबाव, 2/3% की कमजोरी। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर। एक बार फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स भी प्लीज दिखा दीजिएगा। आई एम श्योर इसी तरह से आधे से 1% के बीच में, उसमें भी कमजोरी के साथ ट्रेड। हाँ, 3/4% के दबाव के साथ उसमें भी कामकाज। वीरो, ये मंगलवार को डिवाइन इंटरवेंशन की होप्स थी पर क्यूज ऐसे थे कि संभल नहीं पाया, दबाव ही है। कैसी लग रही है ओपनिंग और वायदा बाजार में किस तरह के मूव नजर आ रहे हैं? वो इंटरवेंशन कराते हैं, आप पाव भर बूंदी लेके आइए, कुछ कराते हैं करिश्मा, लेकिन इस बीच अभी गया अगर आप इंडिसेस को देखिए है, हाँ अब लेके आइए आप पाव भर बूंदी। निफ्टी याद रखिएगा 590 के नीचे खुला। आज सीएनबीसी आवाज का जो हमारी रणनीति थी उसका एक पिवट पॉइंट था 543, 17,543, वो एग्जैक्टली आप देखें लो है।
ठीक है, फर्स्ट बेस था। याद रखिएगा शॉर्ट है तो ठीक है, लेकिन 610 630 के जोन के ऊपर अगर आप देखें शॉर्ट को मत रखिएगा, पहली बात है। 543 एक पॉइंट टच करके आ गया। बैंक निफ्टी जो है जो खुला 450 पे, लेकिन 350 से ही रिकवर हो गया। तो अभी अगर आप देखें वो थ्रस्ट रिक्वायर्ड जो था ना वो नहीं मिल रहा है। कौन है जो वो थ्रस्ट अगर आप देखें नहीं बनने दे रहा है? आप देखिए कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। मारुति मंगलवार को क्यों अच्छा कर रहा है ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो आपका मेट्रोपोलिस हो गया, दीपक नाइट्राइट हो गया, और एक दो स्टॉक्स और जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। उसमें आप चंबल फर्टिलाइजर्स देखिए, टोरेंट पावर देखिए, अंबुजा सीमेंट्स देखिएगा। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हैं जो इस वक्त थोड़ा मोमेंटम दे रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पे सॉफ्टनेस है। मैं फिर कहूंगा 630 640 650 की रेंज में स्टॉप लॉस, और निफ्टी की शॉर्ट पर पहले 543 और उसके बाद जिस लेवल पर नजर रखनी है वो है 490। इन दो लेवल्स को देखिएगा। बैंक निफ्टी मेरा तर्क ये भी है अभी कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। याद रखिएगा अभी भी आज का इंट्राडे लो इवन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका नहीं कटा है। लुक, दो चीजें हो रही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक आपकी स्क्रीन पर डे हाई पे फ्लोट करता हुआ 1778, और दूसरी चीज है वो आपका रिक्वायर्ड थ्रस्ट जो था एक और स्टॉक आज नहीं दे रहा है शॉर्ट साइड पे, वो है HDFC। लुक एट HDFC डे हाई पे फ्लोट करता हुआ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। राजेश पालवे जी, आपकी स्क्रीन को देखने के बाद निफ्टी 17600 के लेवल के नीचे ट्रेवल करता हुआ शॉर्ट ट्रेड जिसने भी सुबह लिया हुआ ग्रिप में है, बट बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं। आपकी अप्रोच क्या होगी इस वक्त? क्या शॉर्ट या फिर क्या लॉन्ग करेंगे आप? तो देखिए वीरेंद्र जी, शॉर्ट तो अब यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट करने के लिए तो मैं वेट करूंगा 17750 17540 ये लेवल अगर टूटेंगे तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट लेंगे, या फिर पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर यहाँ से पुल बैक 17640 17660 की तरफ आएगा तो वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे शॉर्ट करने के लिए। बट हमें लगता है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद कुछ स्टॉक्स जो कि अपने मोमेंटम को कंटिन्यू बना के रखेंगे, उसमें हमारा ध्यान अभी जो स्टॉक पे है वो है मेट्रोपोलिस पे। ये स्टॉक में देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम पिछले दिनों में देखने को मिला है, और आज ओपनिंग के बाद से स्टॉक में एक अच्छी बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है मेट्रोपोलिस को यहाँ पे बाय करना चाहिए। ये स्टॉक एक अलग ही डायरेक्शन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसको मार्केट की वॉलेटिलिटी का कोई भी फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिला। हमें लगता है 25-39 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें बाय करना चाहिए। ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, ये स्टॉक 2580 से 2610 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे करीब 2495 का। ओके, इस बीच वो ओपनिंग में मैंने रिलायंस की बात करी थी, वो 2600 के स्लिप होते थे, अब 2600 पे वापस है, बड़े क्रूशियल जंक्चर पे वापस आता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ठीक है, इसको मैं क्लोजली वॉच आउट करूंगा। हैवी वेट है इसीलिए भी देखना जरूरी है लो लेवल से, लेकिन कुछ रिकवरी दिखाने की कर रहा है इस समय कोशिश। इस समय कॉल नहीं लेंगे, वो 2600 के जो क्रिटिकल जंक्चर है उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय वहां पे कामकाज। लेकिन देखिए बाजार सुधरवाने के लिए, डिवाइन इंटरवेंशन के लिए 250 ग्राम बूंदी, सिर्फ 250 ग्राम बूंदी, ये हाल है इन्फ्लेशन का कि हम लोग बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हैं। वीरो 250 ग्राम बूंदी नहीं, कम से कम 1 किलो लगानी चाहिए अपन को। मार्केट को संभालने की बात थी हम सबके लिए, लेकिन आधे % का दबाव निफ्टी बैंक में कंटिन्यू होता हुआ। ब्रॉडर मार्केट थोड़ा ज्यादा सल्क कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स अब 3/4 से 1% की कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ। ब्रेड थोड़ी सी और वीकन होती हुई 1:2 का रेशियो है। शुरुआती टिक्स हमने 1:1 के रेशियो देखे थे, पर बहुत शुरुआती टिक्स थे। इस समय दरअसल 1:2 का रेशियो है। हर एक बढ़ने वाले के सामने दो स्टॉक्स कमजोर, और वो ब्रेड जो है लगातार जैसे जैसे टिक्स समय बढ़ रहा है वीकन होती चली जा रही है। उस पर नजर रखिएगा। निफ्टी के लार्जली सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स 44-45 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको इन रेड इस समय ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पहले अब सारे क्विकली सबसे पिक्स ले जाए, उसके बाद शर्मिला से भी बातचीत करनी है फंडामेंटल्स पर। लेकिन मानस, क्या पकड़ा खुलने के बाद? देखिए ज्यादातर स्टॉक्स में वीकनेस दिख रही है, और मेरी जो नजर है वो मेटल क्षेत्र पे है, क्योंकि मेटल क्षेत्र में देखिए तो बहुत सारे स्टॉक, चाहे हिंडाल्को हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, नेशनल एल्यूमिनियम हो, यहाँ पर वीकनेस काफी दिख रही है। तो मेरा पिक इसी स्पेस से है। हिंडाल्को में एक सेल रिकमेंडेशन लेना है, करंट लेवल्स पे एक सेल कॉल लीजिए। हिंडाल्को में 571 के स्टॉप लॉस के साथ नीचे की तरफ 540 तक इस तरह आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, हिंडाल्को में आपका सेल है और आपके स्क्रीन पर इस बीच ये डे लो पर 560 पे, हाँ ओआई एडिशन से अगर आप देखें इसमें अच्छे खासे ऐड हुए हैं।
राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? वरुण जी देखिए, मेरा कन्विक्शन ट्रेड जो है वो थोड़ा आईटी में चल रहा है। मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद टीसीएस में यहाँ पे मूव जो है वो पॉजिटिव की तरफ बन रहा है। यहाँ पे देखिए रीजन यहाँ पे क्यों मैंने लॉन्ग कहा, क्योंकि 3650 एंड 3670 ये टीसीएस का क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, और रिजल्ट के बाद इस सपोर्ट के टेस्ट करने के बाद एक ही टिक में ये पूरा का पूरा जो सेल था, माल था, वो पूरा एब्सॉर्ब हो चुका है। तो मुझे लगता है आज टीसीएस प्रोबेबली बाजार को साथ देगा विद रिलायंस एंड आईटीसी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ट्रायल पे नजर मेरी रहेगी। सो टीसीएस बाय करूंगा 3700 के ऊपर, 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और जो पुल बैक का ट्रेड है, अल्टीमेटली ये पुल बैक का ट्रेड है, तो आपको रिस्क और इक्वल भी बनता है। तो 3750 इसका पहला पड़ाव है, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है 3785 तक टीसीएस में पुल बैक आना चाहिए। सो टीसीएस जहां डिप मिले वहां पे बाय करना है, स्टॉप लॉस होगा 3650 का। बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव्स हैं नंबर्स में, मूड बिगड़ा हुआ बात अलग है, अदरवाइज अच्छी स्ट्रेंथ के साथ इस स्टॉक को कामकाज करना चाहिए था। रिकॉर्ड एक्रीशन है, रिकॉर्ड एडिशन है ऑर्डर बुक का, तमाम हेडविंड्स के बीच में मार्जिन जस के तस डिफेंड कर पाए। कुछ बड़े बड़े पॉजिटिव्स हैं इस नंबर में, और जिस तरह की ऑर्डर विंस हुए हैं उससे विजिबिलिटी बहुत इंप्रूव करती है टीसीएस की और बाकी आईटी कंपनीज की। पर टीसीएस ने दो स्पेसिफिकली बहुत लार्ज डील्स विन कर ली, इसीलिए इस तरह का ऑर्डर बुक एक्रीशन था। खैर, इस पे आगे फंडामेंटल्स भी रिवाइज लूंगा, लेकिन पहले टेक्निकल्स को मैप कर लिया जाए, क्या क्या पिक्स हाथ में आ रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। गाबा सर, खुलने के बाद क्या पकड़ा सर? मुझे पसंद है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक अप्रूव मिलना चाहिए, 170 पार करना चाहिए मुझे लगता है, और 175 भी जा सकता है, वक्त लगेगा उसके लिए। और स्टॉप होगा करीब करीब कह सकते हैं 165 का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। बात भी है, इस कंपनी ने दरअसल कल ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सबमिट कर दिया है। वो आपको याद होगा ओपन ऑफर आना है ना, बायबैक आना है, सॉरी। उस बायबैक की कीमत थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 190 रुपए की, और वो बायबैक से पहले ये स्टॉक हरकत में आ रहा है। और जो गैस प्राइस की हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे ना, नेचुरल गैस की कीमतें बहुत बढ़ गई, गेल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ ट्रांसमिशन का धंधा है, ट्रांसमिशन के धंधे के लिए कोई इशू नहीं है क्या कीमतें प्राइस चल रही है गैस की उसमें। तो और ये अपने बायबैक बहुत बढ़िया लेवल्स पे 190 के आसपास, तो गेल को रखिए रडार पे। गाबा सर ने खुलते ही स्टॉक को पकड़ लिया आपके लिए। मयूरेश, जाते जाते आप लोग क्या पिक कर रहे हो? अच्छा, मयूरेश है नहीं, सॉरी, शुभम है, सॉरी शुभम, आपने क्या रीड करा, ओपनिंग कैसी लगी और इस समय का ट्रेड क्या है? आशीष जी, ओपनिंग के बाद अगर देखें तो बहुत ही मिक्स्ड व्यूज है, लेकिन एक स्टॉक जहां पे मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है वो है चंबल फर्टिलाइजर, जहां पे मार्केट से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है ये स्टॉक, और यहाँ पे हमने देखा था कि एक अच्छा रैली पहले भी देखने को मिला है और आज फिर से यहाँ पे न्यू हाइज बन रहे, तो मुझे लगता है इसमें एक बाई ट्रेड बनाना चाहिए। 500 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 12 रुपए 20 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी कर रहा है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं 9 रुपए पे, और अपसाइड में मुझे लगता है 18 से 20 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो चंबल फर्टिलाइजर का 500 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी करें। चंबल के अगर देखें 500 की कॉल पे आपको बाइंग की राय मिलती हुई यहाँ पर चंबल डे पे फुट करता हुआ। मानस, एक बार जरा इंडियन होटल्स को देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, और ये लगातार अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपने आप को मेंटेन करता हुआ। मैं इनफैक्ट ओआई की शीट खोलता हूं अपने, लेकिन आपकी राय इंडियन होटल्स पे? तो देखिए, यहाँ पर 4 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन आज की कैंडल तो बताती है कि शायद हमें एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 257 के ऊपर, तो वो एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद आपको मेरे ख्याल से 275 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो चांस लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए 249 के स्टॉप लॉस से 275 रुपए के टारगेट के लिए। इंडियन होटल्स को रखिए रडार पे, फिर से अच्छा मूव आ रहा है। अच्छा, सनोफी इंडिया को स्क्रीन पे दिखाइएगा, 480 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, पर ध्यान रखिए आज वो मेरे ख्याल से 490 रुपए का एक्स एडजस्टमेंट, एक्स डिविडेंड का स्पेशल और फाइनल डिविडेंड मिला लें तो दरअसल ये स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 490 का एडजस्टमेंट है, 481 नीचे है, इसीलिए मैंने कहा मार्क कर दूं, आपको बता दूं, ये सिर्फ इसीलिए आपको दबाव में दिख रहा है। डेल्टा कॉप 3.25% दबाव में है, वो कमजोर आंकड़ों का इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर। वो जो मदरसन सुमी एक बड़ा एक्विजिशन करने की तैयारी कर रहा है, 2.25% की कमजोरी के साथ मदरसन सुमी, इंक्लूडिंग मदरसन सुमी वायरिंग, वो भी 1.25% की कमजोरी दिखाता हुआ। अच्छा, कच्चे तेल का वैसे पेंट स्पेस पे बड़ा मिक्स्ड इंपैक्ट है।
इंडिगो पेंट्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, 4.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, और कंसाई नेरोलैक जो है 0.25% की उछाल के साथ। बाकी पेंट स्टॉक्स में दबाव है, ये दोनों कुछ बेहतर करती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन शर्मिला जी सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं मैम, क्या मूड बन रहा है मार्केट्स को लेकर, और आप लोग क्या रिकमेंड कर रहे हो, क्या एक्यूमुलेट कर रहे हो मैम इन लेवल्स के आसपास? ऑनेस्टली मार्केट का मूड मेरे हिसाब से ये हफ्ते के मूवमेंट से नहीं डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज व्हेन देयर इज अ ट्रंकेटेड वीक थोड़ा हो जाता है। सो आई थिंक वेरी ऑनेस्टली जो व्यू है वो बदला नहीं है। आई थिंक कि जहां तक वॉर और ये सब चीजें है, मार्केट ने कहीं ना कहीं उसको दे टेकन इट इन दिस स्ट्राइड। तो जैसे थोड़ी देर पहले आपकी बात चल रही थी, आई थिंक टीसीएस इज टू माय माइंड डिलीवर्ड एन एक्सीलेंट सेट ऑफ नंबर्स। और 2 दिन पहले शायद एक गार्टनर रिपोर्ट आई थी विच वाज सजेस्टिंग कि शायद आईटी का स्पेंड कम हो, पर टीसीएस के नंबर्स में वो कहीं भी नहीं दिखा। देयर ऑर्डर पाइपलाइन इज स्ट्रांग। सो आई थिंक इन्फोसिस के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आएंगे क्योंकि इन्फोसिस गाइडेंस देता है, टीसीएस डजंट रियली गिव अ गाइडेंस। लेकिन यस, आई थिंक देयर कमेंट्री सॉर्ट ऑफ सजेस्टेड कि ऑर्डर पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक द अदर की थिंग टू नोट इन टीसीएस नंबर्स इज कि जिस तरह के ऑर्डर्स और जिस तरह के वर्टिकल्स में उनकी ग्रोथ आई है, it seems to suggest that that there's a sort of a transformational change which corporates are looking to do in this sort of challenging environment, और उस वजह से इस तरह के ऑर्डर्स उनको मिले हैं, where companies are sort of taking their IT to sort of new levels। तो मुझे लगता है कि अगला साल भी IT कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा। I do like TCS, I do like let's wait for Infosys। HCL Tech भी मुझे काफी पसंद है, और मिड कैप IT मुझे खास करके पसंद है। उसमें थोड़े नंबर्स कुछ कंपनीज के वीक आ सकते हैं, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस टू वॉच। आई थिंक अनदर इंपॉर्टेंट स्पेस टू वॉच इज होटल्स। थोड़ी देर पहले आप इंडियन होटल्स की बात कर रहे थे, वो भी एक न्यूज आइटम आया था कि बंबई जैसे शहर में होटल रूम नहीं मिला था, एंड सम एस्ट्रोनॉमिकल प्राइस वाज कोटेड। सो आई थिंक दैट्स वेयर sort of hotels and tourism will go। Shalby is another stock which I like within the range। और मुझे लगता है ये फिर से जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि चाइना में कोविड बढ़ने से, आई थिंक चाइना +1 sort of से वो जो एक पूरा प्ले था वो फिर से हम देखेंगे, whether it is a Deepak Nitrite or whole host of chemical stocks। So these could be the 2 or 3 spaces जो मुझे लगता है कि अगले महीने के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। ये वो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, और टीसीएस लो लेवल से रिकवर कर गया है, एचसीएल टेक इन ग्रीन आता हुआ, तो कुछ आईटी स्टॉक्स अब हरे में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। जोर तो लेकिन आज मंगलवार के दिन मारुति लगा रहा है, 1.25% वीरू उछाल के साथ मारुति निफ्टी का टॉप गेनर। कुछ जो ना, और ट्यूसडे का बात करते करते इंपैक्ट तो मारुति में पड़ने लगा है। मारुति पे डेफिनेटली पड़ता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, और मारुति आपके स्क्रीन पर अब देखिए डी हाई पे फ्लोट करता हुआ, इट्स डूइंग वेल। और लेकिन थोड़ा ट्रेड ले क्या 7650 पे, व्हाट एग्जैक्टली अगर आप देखें लेवल क्या है ये इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। मारुति ट्रैप है आशीष, तो डॉक्टर साहब अगर आप इसका 200 और साथ ही साथ 100 डे एवरेज जोड़िए, ये स्टॉक एग्जैक्टली आप देखें इन दोनों जोन्स के बीच में है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अगर आप देखें अवॉइड कर रहा था इस स्टॉक की बात करने के लिए। निफ्टी अगर आप देखें डेलो पर है 17,552 डेलो की डिरेक्टरी पर ट्रेड करता है। बैंक निफ्टी और नीचे किसका है 37,300 के जोन में। इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें तो जिनमें पेन बढ़ रहा है उसमें अगर आप देखें एक शामिल है SBI 10 डीमा के नीचे आके ट्रेवल करता हुआ। कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स लाइक कोल इंडिया जिसने अगर आप देखें इस दौर का कल हाई लगाया था वो भी सेल करता हुआ, और आईटी में कोफोर्ज मिड कैप आईटी में बैकफुट पे है। टाटा स्टील मेटल्स अगर आप देखें प्रेशर में है, और साथ ही साथ और विंडो फार्मा, तो बहुत सारे क्लासेस ऐसे हैं जो कि इस वक्त प्रेशर में है। निफ्टी के लिए 1 पॉइंट और वॉलेट हुआ है और 17,543। शॉर्ट का पहला टारगेट अगर 590 के नीचे ओपन करनी थी तो यही था, अब ये करीब 540 पे ट्रेड करता हुआ। तो आप समझ लीजिएगा कि 540 के नीचे जो लेवल आता है शॉर्ट के लिए निफ्टी का, मतलब पॉसिबल टारगेट्स दैट्स अराउंड 490। हमारा वीकली और मंथली के पुट राइटर्स का सबसे बड़ा जोन 490 पे, और हमारे साथ देखिए बैकफुट पे क्या खड़ा है, इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक। आई थिंक इस फॉल को स्पॉन्सर करने के लिए निफ्टी के पास वो सारे के सारे विकल्प और जो कहते हैं ना हथियार वो हैं। और शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स लेट्स ब्रिंग आपकी स्क्रीन पर एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस। राजेश सतपुते जी LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, वो सारा एक्स्ट्रा प्रीमियम जो प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी था वो निकलता हुआ। आपका टेक इस स्टॉक पे?
रेंज देखिए ऊपर से तो घूम तो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है करीबन 380 पे। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा, अगर आप एग्रेसिव सेलर हो तो अगर आप मानते हो ये सपोर्ट टूटेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन सपोर्ट है तो जिक्र तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेल करना है 392 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे ही ये 380 का सपोर्ट टूटेगा, नीचे का दायरा खुल जाएगा 370 तक का, तो सेल करना है तो स्टॉप लॉस होगा 392। 392 का अगर आप देखिए तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए और इसे सेल साइड पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स में लेके आइए आप। SRT डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ, SBI का आज से एक और स्टॉक जो कि डे लो पर बड़ी तेजी से आप देखें डाउन टेक्स आ रहा है मेरी स्क्रीन पर, ICICI बैंक डे लो पर है। और हेवल्स अगर आप देखें एक और स्टॉक जो कि बैकफुट पे आता हुआ, क्या ढंग का स्टॉक है जिसको हम शॉर्ट करें। टाटा मोटर्स लेके आइए एक बार 539 पे ट्रेड करता हुआ माइनस। टाटा मोटर्स स्लिप बिलो 20 डे में कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को। नीचे फिसला है, एक प्राइस सपोर्ट था 447 के आसपास, वो भी ब्रेक हो गए हैं। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि करीब 420-425 की रेंज में स्टॉक आने की कोशिश करे। तो एक छोटा सा उछाल मिले 442 के आसपास बिकवाली करिए, 451 के स्टॉप लॉस और नीचे की तरफ 420-425 के टारगेट सेट करिए। टाटा मोटर्स प्रेशर में भाई 3% के आसपास का दबाव। और ध्यान रखिएगा टाटा मोटर्स के साथ एक दिक्कत वाली बात है कि चाइना का एक्सपोजर, चाइना में तमाम अपडेट जो आ रहे हैं वो दिक्कत भरे हैं। चाइना में वो कोविड रिलेटेड लॉकडाउन, वो प्लांट्स के शटडाउन, वो डिमांड कोलैप्स होना टाटा मोटर्स के लिए वैसे बुरी खबर आती हुई। पहले हमने रिएक्ट करा था यूक्रेन क्राइसिस के चलते, यूरोप एक्सपोजर के चलते, अब ये कोविड चाइना एक्सपोजर की हकीकत सामने ला रहा है। शायद ये सेंटिमेंट पे इससे वे कर रहा है 3% की कमजोरी के साथ टाटा मोटर्स, इसीलिए कामकाज करता हुआ। मेटल्स भी सारे के सारे, कमोडिटी प्ले सारे के सारे प्रेशर में। अच्छा, वायदा में जो स्टॉक हरकत में लार्जली सब कवर कर दिए एक्सपर्ट्स ने। चंबल फर्टिलाइजर पे कॉल आ गया, मेट्रोपोलिस पे तेजी का कॉल था, गेल पे तेजी का कॉल था। सारे स्टॉक स्क्रीन पर आएंगे जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो बाजार के ट्रेंड को बक कर रहे हैं, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मारुति टच अपॉन कर लिया था, इंडियन होटल्स पे एक बातचीत हो गई। टोरेंट पावर मजबूत है, 1.5% के आसपास के उछाल के साथ टोरेंट पावर इस समय कामकाज करता हुआ। टोरेंट पावर गावस्कर का आज मॉर्निंग कॉल का प्रेफर्ड ट्रेड भी था। गावस्कर जरा रिविजिट करेंगे टोरेंट पावर को, देखा आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पसंद है। इनफैक्ट टोरेंट पावर अच्छा लगता है। इनफैक्ट कल से एक अच्छा लग रहा था मुझे। इसका टारगेट जो हमने किया 570-75 वहां तक जाना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 560 के आसपास, यस बाई मोड पर है। और जो हमने सुबह LTTS की बात की थी लास्ट टाइम, टेक्नोलॉजी सर्विस, वहां पर भी काफी गिरावट है। टारगेट भी करीब अचीव हो जाएगा, लेकिन वीकनेस वहां पर अब भी अपैरेंट है। ओके, अच्छा एक चीज और, भारतीय एयरटेल अब वीकनेस के साथ कामकाज करता हुआ। भारतीय और वोडाफोन दोनों स्क्रीन पर दिखाइएगा, क्योंकि ट्राई की रिकमेंडेशंस में स्पेक्ट्रम प्राइसिंग पे जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ उसमें स्पेक्ट्रम प्राइस को रिड्यूस करने की बात, 39 से 40% के कट की बात, इस सेक्टर की अच्छी खबर थी। पर शर्मिला, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ मेंशंस में पढ़ रहा था कि जिसमें माना जा रहा था ट्राई शायद और एग्रेसिवली उस स्पेक्ट्रम प्राइसिंग को और काट सकता था। 50% शायद डिस्काउंटिंग चल रही थी, उस लिहाज से एक डिसअपॉइंटमेंट है। पर ये तो आप कैसे रीड कर रहे हो टेलीकॉम, और उसमें भारतीय एयरटेल कैसा पॉइज है? within the telecom space actually दो या तीन ही स्टॉक्स है जिसकी हम बात कर सकते हैं, और एक उसमें जो मेन प्लेयर है आज की तारीख में रिलायंस, इट इज पार्ट ऑफ लार्जर कंपनी, तो वो होपफुली उसका भी अलग एक लिस्टिंग होगा। सो आई थिंक विदिन द स्पेस भारतीय एयरटेल इज योर बेस्ट बेट फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव एंड अ पैन इंडिया पर्सपेक्टिव। सो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि अगर आपको प्योर प्ले टेलीकॉम स्टॉक लेना है तो देन इट हैज टू बी भारतीय एयरटेल। यस, आई थिंक इस तरह की खबरें हैं वो अगर आपको अपॉर्चुनिटी देती है एंटर करने को, देन यूज देम, बट आई डू लाइक भारतीय एज अ स्टॉक। भारतीय एयरटेल की खबर, लेकिन आज वीकनेस के साथ कामकाज करता हो, तो खबर अच्छी थी, स्टॉक दबाव में, मैंने कहा इसलिए मेंशन कर दिया जाए। अब जरा एक बार मार्केट दिखाइएगा। अच्छा, शुभम ने हाथ उठाया, मैं उनकी ट्रेड पे जा रहा हूं। मार्केट दबाव में 1% के आसपास की कमजोरी, निफ्टी 150-160 अंक की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक 350, 325 अंकों का दबाव। मार्केट ब्रेथ की वो वीकनेस जो है ब्रॉडर मार्केट की और लिंगर कर रही है और बढ़ रही है। इनफैक्ट 1:4 के रेशियो की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक बढ़ने वाले के सामने 4 स्टॉक्स कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और दिखाइए जरा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट सब, और रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, ये सब वो
हेवी वेट्स जो अच्छा खासा दबाव इस समय बनाते हुए। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कोई भी ट्रेड स्पॉट करें तो प्लीज मेंशन करिएगा पीसीआर टीम को, हम आप लोगों के पास आएंगे। शुभम, क्या पकड़ा? आशीष जी, आज जो दो कॉल था दोनों में ही टारगेट अचीव हो गया। पहले मैं चंबल की बात करूंगा। चंबल का जो टारगेट था 18 रुपया का जो पहला टारगेट था वो अचीव हो गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और बाकी का जो पोजीशन है उसके लिए अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस को ले आए, मतलब 12 रुपए का जो एंट्री प्राइस था और रिवाइज टारगेट 24 रुपए तक के रिवाइज टारगेट के लिए बने रहे, लेकिन पार्शियली वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें। और दूसरा जो हमारा कॉल था हीरो मोटोकॉर्प का, जो मार्केट ओपनिंग के पहले इसमें भी टारगेट अचीव हो गया, लेकिन यहाँ पे पोजीशन और ऐड करने की सलाह है। तो मुझे लगता है कि अगर जस्ट इन केस अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो हीरो मोटोकॉर्प का ये जो ब्रेकडाउन है ये ओपन इंटरेस्ट में काफी शॉर्ट एडिशंस के साथ सपोर्टेड है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम अभी भी और ट्रेड बना सकते हैं। 2300 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन सुबह मैंने बात की थी, अभी सेम पुट ऑप्शन की मैं बात फिर से कर रहा हूँ। 52 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस को अब हम 40 रुपए पे मेंटेन कर सकते हैं, तो जिन्होंने सुबह ट्रेड बनाया वो अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। और एक रिवाइज टारगेट मुझे लगता है कि 70 से 75 रुपए तक का इस पुट ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो हीरो मोटोकॉर्प का 2300 के स्ट्राइक के पुट ऑप्शन पे खरीदारी की राय। आशीष, कभी कभी समस्या सावधान बन जाती है। आज आईटी और H2 सबसे, अगर आप देखें, वीक पॉकेट थे। H2 को देखिए जरा एक बार, लुक एट HDFC। आपकी स्क्रीन पर पूरा बाजार जनाब इन्हीं के कारण जो है वो यहां पर है। अब HDFC आशीष डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, ये देखिए पूरा बाजार HDFC बैंक के चलते आप देखें नीचे है, और आज HDFC बैंक डे हाई पर ट्रेड कर रहा है 1494। तो ये अगर आप देखें दो चीजें बाजार में हो रही हैं, बट आई थिंक शायद ये थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग है इन स्टॉक्स में, अदरवाइज इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, HDFC और HDFC बैंक डे लो से रिकवर होकर दिन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड कर रहे हैं। और कुछ अगर आप देखें स्पेस जो कि बहुत वीक पड़ रहे हैं, लेट्स ब्रिंग REC आपकी स्क्रीन पर 100 डेमा के नीचे फिसलता हुआ। और कुछ स्टॉक्स जहां पे वीकनेस है उसमें आप जरा प्लीज अल्ट्राटेक सीमेंट लेके आइएगा। कल की स्ट्रेंथ के बाद आज ये स्टॉक बैकफुट पे है और FMCG बास्केट में ब्रिटानिया डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है आशीष जानते हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग निफ्टी बताऊं, अगर मैं ट्रेडर होता 590 पे बहुत बेहतरीन खूबसूरत ट्रेड शॉर्ट पे निफ्टी में बना था, और निफ्टी का डे लो जो है वो आप समझ लीजिए आज लग गया करीब करीब 511 का। तो 70-80 पॉइंट आपको अगर आप देखिए निफ्टी में मिल गए हैं, तो मैं होता तो कवर करके चुपचाप रेस्ट ऑफ द डे के लिए इंडेक्स को क्लोज करके बैठ जाता। ट्रंकेटेड वीक है ये, एक आई थिंक एक्सपायरी -1 डे है। 17,500 क्रिटिकल है मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मैं सही बताऊं तो आशीष, यहां पे निफ्टी कवर करके 511 पे थॉट आ गया था, कवर कर लेता हूं 530 पे, अब कवर करके बैठिए अगर आप मेरी मॉर्निंग की रणनीति के मुताबिक काम कर रहे हैं। मैं स्क्रीन पे 3 फैक्टर्स आपको गिरा सकता हूं, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और चौथा कोटक महिंद्रा बैंक। ये सारे के सारे डे हाई पे फ्लोट करते हुए, यही बात मुझको मार्क करनी है आशीष। और यही एक कारण था कि मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी मत शॉर्ट कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी वहीं पे आ गया है जहां पे इसकी ओपनिंग हुई थी। आशीष, इंटरेस्टिंग रही, बहुत क्लोजली वॉच आउट करिएगा। कुछ स्टॉक्स अब हरकत दिखाने की कोशिश करते हुए, लेकिन आज वैसे सेक्टोरली तो खैर जो 18 स्टैक्स मेरी स्क्रीन पर हैं सबके सब अभी भी ध्यान रखिएगा इन रेड कामकाज करते हुए। यूएस में भी जो 11 सेक्टर्स हैं सब लाल में थे, अभी तक हमारे भी तस्वीर वैसे ही है, लेकिन हाँ लोअर लेवल से कुछ होप जागती हुई। सब्जे साहब हाथ उठा रहे हैं, सब्जे साहब क्या पकड़ में आ रहा है? आशीष जी देखिए, वीरेंद्र जी ने जो जिक्र किया है H2 का, मैं बस इसी पे कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए H2 अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर आपको बहुत कुछ बताता है। यानी कि अगर आप HDFC लिमिटेड इन पर्टिकुलर देखें तो इट इज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स नेकलाइन। जो भी टेक्निकल फॉलो करेगा उसको देखेगा कि यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का प्राइस फॉर्मेशन है, और यहाँ पे नेकलाइन जो है वो है 2430 के आसपास। तो एग्जैक्टली नेकलाइन से यहाँ पे रिकवरी आ रही है। तो यहाँ पे आज H2 सपोर्ट करेगा HDFC लिमिटेड, आप कह सकते हैं कि 1 नॉच बेटर है। तो HDFC लिमिटेड में कॉन्ट्रा बाय बनेगा। जिन्हें भी लॉन्ग करना है 2400 का पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा, जो भी डिप मिलेगा वो बाइंग की तरह ट्रीट करे। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होना चाहिए, मैं फिर से रिलेटेड करता हूं 2550। तो ये जो भी वोलेटिलिटी होगी H2 बैंक पर्टिकुलरली HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक, यहां से लोअर साइड यानी नया
लोअर साइड का दायरा खुलने के लिए जगह नहीं है. दैट इज माई होल पॉइंट. तो मुझे लगता है हम H2 बाजार को थोड़ा संभालने की कोशिश करेगा. एट द सेम टाइम मैंने जो कहा कोटक बैंक, मुझे लगता है यहाँ पे जो नहीं चले वहां पे फोकस करें. हाँ ठीक है भाई, बहुत लोग वॉच आउट करना है इन HDFC ट्विंस को. इस बीच दिक्कत है कि इंस्टीट्यूशनल फ्लोज निगेटिव हो रहे हैं भाई. एफआईआई वापस बेचे ही चले जा रहे हैं. कल भी बेचा 1100-1200 करोड़ रुपए का. और इस बीच लिक्विडिटी और सकआउट करने की तैयारी हो रही है. LIC के उस मेगा IPO के लिए आज दीपम बैठक करने जा रहा है. तो उससे रिलेटेड डिटेल जो सूत्रों के हवाले से आ रही है आपकी स्क्रीन पर है, नीचे पढ़ते रहिएगा. चाहे वो IPO जब आएगा तब उसको डील करा जाएगा. इस समय हम अलग रीजन से इस समय थोड़ा सा प्रेशर झेल रहे हैं क्योंकि HDFC ट्विंस की बात हुई. शर्मिला, HDFC बैंक में वो मंडे के अपमूव्स के बाद रोज पिटाई क्यों हुई? क्या कंसर्न है उस मेगा डील को लेकर? आप लोग HDFC बैंक अब खरीद रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? फॉर मी इट्स अ बाय. और मेरे हिसाब से ये खबर के पहले भी बाय थी, क्योंकि अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे और जो बाकी के प्राइवेट बैंक्स का वैल्यूएशन देखेंगे और HDFC बैंक का अगर आपने वैल्यूएशन देखा होगा तो इट सीम टू सजेस्ट कि यहाँ सूनर रादर देन लेटर बाइंग आनी चाहिए. फिर उसके बाद ये दिस मर्जर वाज अनाउंस. और मेरे हिसाब से ये विन-विन है क्योंकि नाउ इट विल पुट HDFC बैंक एब्सोल्युटली, यानी उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रहेगा इट विल बी लाइक अ कंसोलिडेटेड प्ले. उसके साथ साथ उनके जो एसेट्स उनको मिलेंगे HDFC से, it will put them on at par with a bank almost as large as SBI, which is your country's largest bank. So there are many positives to the merger. लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बिकवाली आई है, जिस तरह का हमने एक साथ the way it went up overnight because of the merger announcement, I think I would just really look at it as profit taking, क्योंकि मुझे नहीं लगता that anybody who holds the stock for fundamental reasons would want to sell it on the back of such good news. अच्छा, आज तगड़े शॉट्स वो पूरा कमोडिटी स्पेस में. तो बहुत बार एक्सपर्ट्स ने नैल्को चुना था. आज नैल्को की कमजोरी का दिन देखिए. वायदा में 0.5% का दबाव. कोल इंडिया 4.25% की कमजोरी के साथ वायदा में ट्रेड करता हुआ. हिंडाल्को में भी शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं. हिंडाल्को तो आज हम लोग जब सुबह देख रहे थे तब निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ था. अब तो खैर नहीं, लेकिन अभी भी 0.4% की कमजोरी है. नीरज वाजपेयी ने सुबह अपनी सीधा सौदा में मेंशन भी करे थे कई सारे इस तरह के कमोडिटी प्लेयर्स जो वीकनेस के साथ ट्रेड कर सकते हैं. शुभम, अच्छी खासी कमजोरी है इस पूरे पैक में. कहीं बिकवाली खोलने का मन या अब जो था वो जूस खत्म? आशीष जी, मैं स्टॉक मिस कर गया, एक बार रिपीट करेंगे. मेटल एज अ स्पेस. शुभम, मेटल कह लीजिए या कमोडिटीज कह लीजिए. बिल्कुल आशीष जी, आज मेटल में अगर हम देखें तो जो ब्रेकडाउन है वो सिग्निफिकेंट है. और मैं सिग्निफिकेंट इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप कुछ स्टॉक्स को देखें तो जो फरवरी एंड में जो प्राइसेस थे अब उसके नीचे जाकर के फिसलता हुआ कुछ स्टॉक्स दिख रहा है. तो मुझे लगता है ये जो पूरा इतने समय से जो एक मेटल का चार्म बना हुआ था वो हो सकता है कि एक टेम्पररी पॉज में आ जाए. तो मेरा यहाँ पे कोई बिकवाली का सलाह नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि किसी के पास पोजिशनल अगर यहाँ पे लॉन्ग्स थे जैसे हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में, तो वहां पे एक बार मुझे लगता है कि मुनाफा बांध के एग्जिट करना चाहिए. इस बीच अगर आप देखें केमिकल स्पेस में भी आज सॉफ्टनेस है, लेकिन अदानी समूह के स्टॉक्स को देखिए. और अदानी समूह के स्टॉक्स में आप देखें सब्सटेंशियल बैंक है 2201 पे. अदानी एंटरप्राइजेस एट ऑल टाइम हाई. देन आईटीसी को कैसे छोड़ते हैं जनाब? आईटीसी में 1% का डिप आता है तो उसके बाद 5% का आपका स्विंग आता है. लुक एट आईटीसी. आज का इंट्राडे लो था इस स्टॉक का, वो था करीब 265.50. नाउ इट्स 268. मानस, आईटीसी की वीकनेस को बाजार हाथों हाथ बाय करता है, ग्रिप करता है. आईटीसी डे हाइपर. अब आपकी स्क्रीन में 2-3 चीजें रख रहा हूं. अदानी एंटरप्राइजेस, देन वी हैव आईटीसी और इनफैक्ट अदानी पोर्ट्स. इनमें से क्या ग्रिप करना चाहेंगे आप? आईटीसी ही मैं पिक करना चाहूंगा. और आईटीसी इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है. अगर आप लोअर लेवल पे देखिए तो 260 से पहले तो हर गिरावट एक खरीदारी के मौके हैं आईटीसी में, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर आप देखिए तो 285 के टारगेट्स आते हैं. तो आई थिंक इस गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करें. 260 के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ 285 तक के टारगेट आप आईटीसी में सेट कर सकते हैं. आईटीसी आप देखें अच्छा करता हुआ आपके स्कीम पे डे हाई पे फ्लोट करता हुआ. और मेटल्स में प्रेशर है. आशीष ने अगर आप देखें इसको बखूबी अगर आप देखें बयां कर भी दिया है.
HDFC ग्रुप में आज पुल बैक है। लुक एट HDFC लाइफ। कल क्लोजिंग में भी मेरे ख्याल से हमने इस पर बातचीत की थी और शुक्रवार के SBI लाइफ के बहुत एक सब्सटेंशियल मूव के बाद कल SBI लाइफ बैकफुट पे था, लेकिन वो रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट कर रहा था HDFC लाइफ। नाउ इट्स 567। ये कैंडल धीरे धीरे, आज की जो कैंडल है वो कल से भी शार्प होती हुई। शुभम, ये 567.70 पे कल की बॉडी को ओवरटेक करता हुआ, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेड, बट हाँ ड्यूरिंग द डे किसी पर्टिकुलर लेवल के कटने के बाद कोई ट्रेड बनेगा क्या इसमें? वीरेंद्र जी, आज अगर पूरे HDFC पैक को देखें, अगर आप देखेंगे HDFC और HDFC बैंक, ये दोनों भी आज पॉजिटिव में है बाजार नीचे होने के बावजूद। तो मुझे लगता है ये पूरे जो ग्रुप है उसमें एक अच्छा आज बाइंग आता हुआ दिख रहा है। तो प्योरली इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि HDFC लाइफ पे भी हम एक ट्रेड लॉन्ग साइड पे बना सकते हैं। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 558 पे मेंटेन करें। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 585 590 तक के टारगेट यहां पे आते हुए दिख सकते हैं। तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से HDFC लाइफ पे खरीदारी करें। HDFC ग्रुप फाइनली थोड़ा सा हरकत में आता हुआ, लगातार बैक टू बैक कमजोर ट्रेड्स के बाद ट्यूसडे ऑनवर्ड जो कमजोरी ग्रिप्ट हुई थी और आज फिर चर्चा में आया। आज कुछ बाय की सील्स आपको इस ग्रुप के स्टॉक्स में लगती हुई नजर आ रही हैं। सचदेव साहब ने भी काउंटर के तौर पे प्ले करने का मन बनाया था। HDFC लाइफ अब लो लेवल से रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, कल की जो लिस्टिंग थी वेरांडा, जरा वो दिखाइए क्या हाल है BSE NSE पर। कल वो बहुत स्टार्क डिफरेंस था, आपको याद होगा। दरअसल हुआ क्या था, प्री ओपन में जहां सेटल हुआ था वहीं मामला गड़बड़ा। अच्छा, ये आ गया आज के भाव। ये NSE पे 5% का सर्किट है और BSE पे 1.5% की मजबूती, लेकिन दोनों के भाव का डिफरेंशियल देखिए। अब NSE में कई सर्किट लग के BSE को कैचअप कर पाएगा। दरअसल जो कल प्री ओपन 945 पे सेटल हुआ था वो सेटल गड़बड़ प्राइस पे हो गया था। मेरे ख्याल से वो वेरांडा BSE पे 157 पे सेटल हुआ था, उसकी जगह NSE पर केवल 125 पे सेटल हो गया था। तो 125 पे 5% का सर्किट तो NSE पे कल ही लग गया था वेरांडा में, इसीलिए आपने देखा था 136 के आसपास स्टॉक 100 जो भी भाव था कल का उसके आसपास ट्रेड कर रहा था। अब होगा ये कि BSE के भाव को इवेंचुअली कई दिनों के NSE के सर्किट्स के बाद हम शायद वो प्राइसिंग की मैच होते हुए देखें या फिर BSE कूल ऑफ हो जाए, जो भी हो। तो ये डिफरेंशियल तब जाके भरेगा, ये तब तक ये ऐसे ही सर्किट टू सर्किट हिट करता ही आपको नजर आएगा। तो दरअसल वो कुछ नहीं हुआ था, प्री ओपन में दोनों की जो डिस्कवर्ड प्राइस थी वो तगड़ा डिफरेंशियल आ गया। उस डिफरेंशियल का वो गैप को ब्रिज करने की बाजार लगातार कोशिश करता हुआ। हाँ, तो चलिए, TCS की बात किसी ने करी थी, TCS सतपुरा साहब ने लॉन्ग की बात करी। सतपुरा साहब, बाकी देखा HCL टेक वगैरह हारे में आ रहे हैं प्रेशर के बाद। वैसे इन्फोसिस अभी भी 1% दबाव में, रिकवरी जरूर है लेकिन प्रेशर में है। HCL टेक लेकिन सुबह से बार बार रह रहे कि वो हरे निशान में ही है। सतपुरा साहब, ये स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या? आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फैक्टर है। जितना मंदी होना था, एटलीस्ट TCS की जो बात आपने की उस पर टेक महिंद्रा एंड HCL टेक, इसलिए मैंने TCS को क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो निगेटिविटी जो थी कि थोड़ा सा खराब आ सकता है, मिक्स आ सकता है, मेरे हिसाब से ये फैक्टर इन है और सपोर्ट पे खड़ा है, तो क्यों शॉर्ट करना है। दैट वाज माय ओनली लॉजिक। और मुझे अभी भी लगता है कि 3700 ये इसका मीडियम है, प्रोबेबली 10 पॉइंट 20 पॉइंट इधर उधर होगा, लेकिन यहां से पुल बैक के लिए अच्छा ट्रेड मिल रहा है कि जो 3750 3780, तो ये ट्रेजेक्टरी TCS यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है। तो TCS पे ही नजर है। आशीष जी, और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आप IT की बात करें तो उसमें बिरला सॉफ्ट है। बिरला सॉफ्ट का स्ट्रक्चर देखिए, 490 के ऊपर ये मेंटेन हो रहा है, 490 और 500। अगर ये 490 को टेस्ट करता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 500 आपका इंट्राडे का प्रॉफिट जोन है। लेकिन 500 निकलेगा तो क्या, और जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है एक बार बिरला सॉफ्ट 500 निकालेगा तो ये 550 को अनफोल्ड करेगा। सो मेरी नजर एट द सेम टाइम बिरला सॉफ्ट पे भी है, बाय साइड का ट्रेड रहेगा बिरला सॉफ्ट। कल एक ट्रेड हमने क्लोजिंग लिया था कैश का, रेमंड्स रियल स्टेट एक्सपोजर और टेक्सटाइल, और आप देखें दोनों अच्छा करते हुए। और आपकी स्क्रीन पे रेमंड्स कल हमने डिस्कस किया था 897 पे, इट्स 952, और याद रखिएगा इसका करियर हाई है लगभग 1166 रुपए। और मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये सितंबर 2018 के 2 हाईस को क्रॉस कर चुका है। यही बात कल अगर आप देखें आशीष भाटी जी ने भी की भी थी। अब आपकी स्क्रीन पर HDFC लाइफ के बाद एक स्टॉक और जो डे हाई पे अपीयर होता हुआ, और वो है SBI लाइफ। माना इसमें कोई जरा नहीं कि आई थिंक ये 2 स्टॉक्स जो हैं अच्छा कर रहे हैं HDFC लाइफ पे। और अब देखिए अभी हमने बात की SBI लाइफ जो कि कल के रेस्ट के बाद अपने 100 डे से फिर, और अब देखें पुल बैक देखिए ऊपर आता हुआ।
डेफिनेटली इसमें अगर आप देखें 100 में से कम में तो 70 लोग लॉन्ग होंगे इस वक्त, जिस प्रकार इसका प्राइस परफॉर्मेंस रहा है पोस्ट 9 मार्च। अभी इस वक्त आपका टेक इस स्टॉक पे क्या है? एवरेज 2 दिन पहले ब्रेक हुए थे, कल फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और आज फिर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन फ्रेश खरीदारी करने के लिए अगर आपने अभी तक फ्रेश खरीदारी नहीं की है तो आपको खरीदारी करने के लिए 1150 के लेवल्स को ब्रेक करने का इंतजार करना पड़ेगा। 1150 के ऊपर खरीदारी करिए, उसके बाद 1210 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि चार्ट पे कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इसलिए 1124 के स्टॉप लॉस से एसबीआई लाइफ बने रही। ओके, चलिए, इंटरेस्टिंग। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो आज हरकत में थे। हमारे एक्सपर्ट्स ने बढ़िया तरीके से सारे स्टॉक्स पे अपनी राय दे दी। मेरे को लगता है आज के शो में अब यहां पे इतना ही, पहला सौदा में। ब्रेक के उस पार जब हम 10 के दमदार ट्रेड की शुरुआत करेंगे, मानस जायसवाल हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, आशीष बहेती साहब होंगे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद शुरुआती ट्रेड में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से मंगलवार के सेशन की तैयारी कराने के लिए, और कई जगह तो ऑलरेडी मुनाफा बनवाने के लिए। अच्छा वीरू, ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आपने वो पीवीआर के चेयरमैन अजय बिजली साहब, मैन ऑफ मेनी पार्ट्स, पर किसको पता था कि बहुत बढ़िया म्यूजिशियन भी है। कल उन्होंने एक अपना बैंड लॉन्च किया। बैंड का नाम है, म्यूजिक बैंड का वीरू, रैंडम ऑर्डर। उस बैंड के अजय बिजली साहब लीड वोकलिस्ट हैं और कल इस बैंड ने अपना पहला म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया, अनवेल किया। ब्रेक लेते उस म्यूजिक वीडियो, उनके बैंड का एक गाने का अंश सुनते हुए जाइए, लौट के आएंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।